ओके, तो ये सभी क्या है, सब मॉडल्स है। किसके सब मॉडल्स? ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सब मॉडल्स है। अभी इसमें से फर्स्ट जो है, फर्स्ट क्या है इसमें से? जनरल लेजर। किस लिए यूज होता है जनरल लेजर का? फिर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए, राइट। मतलब जो भी आपके फाइनेंस के ट्रांजेक्शन होते हैं, जितने भी फाइनेंस के ट्रांजेक्शन होते हैं आपके, वो सभी कहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं? जनरल लेजर में ये रिकॉर्ड किए जाते हैं, राइट। मतलब इवन ये जो आपके अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल या एसेट के जो ट्रांजेक्शन है, इसका भी क्या किया जाता है बाद में? इसे रिकंसाइल किया जाता है जनरल लेजर में। ओके, यहाँ पे क्या किया जाता है इनके लिए? ये जो अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट पेबल है, इसके लिए रिकंसिलेशन अकाउंट यूज किया जाता है, और बाद में उसको भी किस में रिकंसाइल किया जाता है? इस जनरल लेजर अकाउंट में रिकंसाइल किया जाता है। क्लियर? जनरल लेजर किस लिए यूज करोगे? फिर आपके कंपनी में हर एक अकाउंटिंग का जो ट्रांजेक्शन होता है, वो हर एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे आप जनरल लेजर। ओके, यस। इसके बाद होता है एपी। एपी का किस लिए यूज करोगे? फिर क्या होता है एग्जैक्टली एपी में? अकाउंट्स पेबल, जो हमारे क्रेडिटर हैं बाहर के एक्सटर्नल, उनको पैसा देना रहेगा, तो किसके लिए, कौन से बिल के अगेंस्ट क्या है, उसके लिए रिकॉर्डिंग। ओके, और मटेरियल ड्यू डेट। ओके, और क्या होता है? yes. yes, और क्या होता है इसमें? क्या क्या किया जाता है एपी में, अकाउंट्स पेबल में क्या किया जाता है? ठीक है, एक तो आपके पहले तो आप क्या करोगे, जैसे देखो अकाउंट पेबल का यूज कब करोगे आप? मान लो ये आपकी कंपनी है, राइट, और इस कंपनी का बिजनेस अगर आपको रन करना है, राइट, इस कंपनी का बिजनेस अगर आपको रन करना है, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा? किसी एक्सटर्नल कंपनी से या किसी एक्सटर्नल वेंडर से आपको कुछ प्रोडक्ट जो है, या कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस जो आपको यहाँ पे परचेस करनी पड़ेगी, राइट। इस कंपनी का मतलब आपके कंपनी का बिजनेस रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? किसी बाहर के वेंडर से कोई मटेरियल या कोई सर्विस आपको परचेस करनी पड़ेगी। फिर ये जो सर्विसेज या मटेरियल आप परचेस कर रहे हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे। अभी जैसे मान लो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट जो आप इस वेंडर से परचेस कर रहे हो, राइट, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इस वेंडर को आपको पेमेंट पे करनी पड़ेगी, राइट। लेकिन एग्जैक्टली कितनी पेमेंट उस वेंडर को पे करनी है, कब तक उसे वो पेमेंट पे करनी है, उसके उस पे कोई आपको डिस्काउंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए, राइट। अब ये परचेस करने का काम जो है, ये किसका होता है? परचेस करने का काम कंपनी में, परचेसिंग का काम किसका होता है? परचेस डिपार्टमेंट का होता है, राइट। और ये जो पेमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन हैंडल करने का काम होता है, वो किसका होता है? फाइनेंस पर्सन का होता है, राइट। अभी देखो परचेस करते समय ये परचेस तो कौन करेगा? आपकी कंपनी में ये जो परचेस डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट के पर्सन वो जो है इस वेंडर से मटेरियल परचेस करेंगे, राइट। लेकिन वो मटेरियल कब परचेस किया है, उसकी पेमेंट कब पे करनी है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आपको रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे, राइट। तो इसके लिए क्या होता है, मतलब वैसे तो ये कंप्लीट प्रोसेस के लिए P2P साइकिल रन किया जाता है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ फाइनेंस के साइड से देखेंगे। RFQ, PO, परचेस रिक्वेशन, परचेस रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, वो सभी एक कंप्लीट साइकिल होता है उसके लिए, राइट। वो साइकिल भी हम देखने वाले हैं, लेकिन लास्ट में देखेंगे इंटीग्रेशन में, राइट। तो अभी देखो अकाउंट्स पेबल जो है, अकाउंट्स पेबल में आपको क्या करना पड़ेगा? आपने इस वेंडर से जो भी प्रोडक्ट लिया है, तो इसके लिए आपको एक इनवॉइस पोस्ट करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कितने अमाउंट का प्रोडक्ट आपने इस वेंडर से लिया है, या किस डेट को आपने वो प्रोडक्ट लिया है, या इसके अलावा उसमें कोई पेमेंट की टर्म्स है या नहीं, ये भी आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, राइट। या इसके अलावा उसकी ड्यू डेट कब रहेगी, अगर कोई पेमेंट की टर्म्स होगी तो क्या होगा? ऑब्वियसली ड्यू डेट बाद में रहेगी, राइट। पेमेंट पेमेंट टर्म्स क्या होता है, बता सकते हो? पेमेंट टर्म्स टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन किए रहते हैं। अगर कोई वेंडर है तो वो पहले 50% एडवांस मांगता है या 25%, तो उस हिसाब से जो अपने एग्रीमेंट में है वो पेमेंट टर्म्स डिसाइड होते हैं, राइट, राइट। तो पेमेंट टर्म्स क्या होता है एग्जैक्टली? तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, मान लो एक पेमेंट टर्म्स यहाँ पे इस तरह की है कि मटेरियल जो है आप आज परचेस करोगे उस वेंडर से,
राइट। लेकिन उस वेंडर को पेमेंट आपको कब तक करनी है, तो आने वाले 45 डेज में आपको उस वेंडर को पेमेंट पे करनी है, राइट। ये क्या है, एक पेमेंट की टर्म्स है। मतलब उस वेंडर का क्या कहना है कि प्रोडक्ट तो आप अभी परचेस कर सकते हो, प्रोडक्ट आप अभी ले सकते हो, लेकिन इस प्रोडक्ट की जो भी अमाउंट रहेगी वो अमाउंट कब तक पे करनी है, आने वाले 45 डेज तक वो अमाउंट पे करनी है। ये हुई उस वेंडर की कंडीशन, राइट। इसके अलावा और सेकंड क्या कंडीशन है उस वेंडर की, अगर वो पेमेंट जो है आप यहाँ पे 30 डेज के अंदर अगर पे करते हो, तो वेंडर क्या करने वाला है आपको, मान लो यहाँ पे 5% वो डिस्काउंट देने वाला। मतलब जो पेमेंट आपको 45 डेज में पे करनी थी, वही पेमेंट अगर आप 30 डेज में पे कर रहे हो, तो वो क्या कर रहा है आपको, मान लो यहाँ पे 5% डिस्काउंट दे रहा है, राइट। या इसी जगह पे ये पेमेंट अगर आप पे करते हो यहाँ पे मान लो 20 डेज या 15 डेज में अगर ये पेमेंट पे करते हो, तो मान लो वो वेंडर क्या करेगा आपको यहाँ पे, वो देगा आपको यहाँ पे सपोज 7% डिस्काउंट। तो इस तरह की जो कंडीशंस होती है इसे क्या कहा जाता है, पेमेंट टर्म, राइट। तो आप ये जो अकाउंट्स पेबल की प्रोसेस करते हो, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी आपको रिकॉर्ड्स रखना पड़ेगा कि अगर आपने कोई मटेरियल परचेस किया है तो उसमें कोई पेमेंट की टर्म्स मेंशन थी या नहीं, ये भी रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। क्या इसके अलावा क्या होता है, एडवांस पेमेंट होती है। क्या होता है एडवांस पेमेंट, करेक्ट। मतलब देखो जब आप कोई मटेरियल परचेस करते हो तो उस समय आपको क्या करना पड़ता है, मतलब कई वेंडर की ऐसी कंडीशन होती है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले मतलब एक तो 50% अमाउंट पे करनी पड़ेगी एडवांस में, नहीं तो फुल पेमेंट आपको एडवांस में पे करना पड़ेगा, राइट राइट ओके। और इसके अलावा क्या होता है, जैसे आप कोई ऑनलाइन अगर देखोगे फ्लिपकार्ट या अमेजोन से जब आप कोई परचेस करते हो कोई प्रोडक्ट, तो कुछ प्रोडक्ट पे क्या होता है, कैश ऑन डिलीवरी होती है। मतलब क्या, प्रोडक्ट पहले आपको मिलेगा उसके बाद आप पेमेंट पे करोगे। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि उस पे आपको क्या करना पड़ता है, एडवांस में आपको पे करना पड़ता है। मतलब ऑनलाइन पेमेंट आपको पहले करना पड़ता है और उसके बाद ही वो डिलीवरी आपकी प्रोसेस करेंगे, राइट। तो ये जो ऑनलाइन पेमेंट होता है वो क्या है, एक तरह से एडवांस पेमेंट है, राइट। तो वो भी आपको मैनेज करना पड़ता है यहाँ पे अकाउंट्स पे। ओके, क्लियर यहाँ तक, यस। इसके बाद नेक्स्ट रहेगा अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल में क्या होगा फिर, और देखो इसके अलावा जो जीएसटी वगैरह जो रहेगा आपका, वो भी आपको इसमें मैनेज करना पड़ेगा, राइट। वैसे कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आपके वो जीएसटी के ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होते हैं, राइट। और जो जो हमने अभी यहाँ पे अकाउंट पेबल में देखा वो सभी रहेगा आपका अकाउंट रिसीवेबल। लेकिन रिसीवेबल में क्या रहेगा यहाँ पे, तो अगर आपकी कोई ये कंपनी जो है आपकी, ये कोई प्रोडक्ट अगर बनाती है या कोई सर्विस अगर सेल करती है, तो ऑब्वियसली ये कंपनी किसे सेल करेगी, एक कस्टमर को सेल करेगी। और अगर ये कंपनी एक कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट की जो प्राइस हुए, जो अमाउंट हुए, आपको इस कस्टमर से वो कलेक्ट करने पड़ेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, सेम पेमेंट टर्म्स भी आपको देखना पड़ेगा कि उस कस्टमर के सिनेरियो में आपने पेमेंट टर्म्स यूज की है या नहीं, राइट। अगर पेमेंट टर्म्स यूज किए तो आपको क्या होगा, वहां पे कुछ दिनों के बाद पेमेंट मिलेगी उस कस्टमर से। या इसके अलावा अगर वो कस्टमर मान लो यहाँ पे आपको क्या करता है, ठीक है, पेमेंट टर्म्स मान लो यहाँ पे सेम आपकी अप्लाई है, ओके, 45 डेज तक आपको कस्टमर पेमेंट पे करेगा, नेट पेमेंट, ओके। नेट पेमेंट कब तक करेगा वो, 45 तक। अगर वो कस्टमर आपको मान लो 30 डेज के अंदर पेमेंट पे करता है, तो आपको मान लो यहाँ पे देना पड़ता है 5% डिस्काउंट, राइट। इसके अलावा 20 डेज के अंदर अगर वो पेमेंट करता है, तो मान लो आपको यहाँ पे 7% डिस्काउंट देना पड़ता है। तो इसमें भी क्या होगा भाई, अगर वो कस्टमर आपको टाइम से पहले पेमेंट करता है, मतलब 45 डेज से पहले अगर पेमेंट पे करता है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका कुछ लॉस होगा, मतलब डिस्काउंट आपका लॉस हो रहा है यहाँ पे, राइट। ये भी आपको मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, ओके। इसके अलावा क्या रहेगा, जीएसटी, आउटपुट जीएसटी रहेगा इसमें। अगर कोई प्रोडक्ट सेल करते हो तो उस पर आउटपुट जीएसटी लगेगा। अगर कोई मटेरियल आप परचेस करते हो यहाँ पे वेंडर से, तो उस पर इनपुट जीएसटी लगता है, राइट। तो यस, ये सभी चीजें आपकी रहेगी अकाउंट रिसीवेबल में। क्या क्या करना पड़ेगा यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल में, वेंडर के सॉरी कस्टमर के इनवॉइसेस पोस्ट करने पड़ेंगे। अगर कोई प्रोडक्ट सेल किया है कस्टमर को, उसका इनवॉइस पोस्ट करना पड़ेगा। अगर उस कस्टमर ने कुछ एडवांस में पेमेंट पे करके रखी है आपको, तो वो मैनेज करनी पड़ेगी, राइट। इसके अलावा अगर मतलब उस कस्टमर ने एडवांस में पेमेंट पे कर रखी है आपको और आप उसके बाद उसे प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो अकाउंट्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे वहां पे, राइट। तो ये सभी चीजें रहेगी आपकी अकाउंट रिसीवेबल, करेक्ट। इसके अलावा नेक्स्ट है अभी
एसेट अकाउंटिंग। इसमें क्या होगा, जो कंपनी के एसेट्स हैं, लाइक बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल या और जो भी एसेट रहेंगे उसके अकाउंटिंग क्या करना पड़ता है एग्जैक्टली वहां पे? वहाँ पे परचेस करने के बाद वो जीएल से जनरल लेजर से उसको पोस्टिंग करना पड़ता है कि बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में एक अपने को लेजर बनाना पड़ेगा बिल्डिंग का, और फिर उसमें एंट्री करनी पड़ेगी कि हमारा ये बुक्स में है। ओके, तो देखो एसेट अकाउंटिंग जो होता है इसमें क्या किया जाता है एग्जैक्टली, तो आपकी जो कंपनी है इस कंपनी में एग्जैक्टली कितने एसेट है पहले तो इसका रिकॉर्ड आप रखोगे, राइट। मतलब एसेट में भी आपके क्या रहेंगे, मतलब अलग अलग टाइप के एसेट रहेंगे, जैसे लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स, फर्नीचर, ओके, प्लांट एंड मशीनरी, ये ऐसे अलग अलग तरह के आपके एसेट्स रहेंगे। तो यहाँ पे एसेट अकाउंटिंग में क्या किया जाता है, तो आपकी कंपनी के पास ये जो एसेट्स है तो वो एग्जैक्टली कितने अमाउंट के एसेट है, मतलब कौन कौन से एसेट है और कितने अमाउंट के, कब परचेस कर रखे आपने, मतलब एक्विजिशन कब कर रखा है उस एसेट का, वो सभी मैनेज किया जाएगा आपके इस एसेट अकाउंटिंग में, राइट। या इसके अलावा अगर आपको न्यू एसेट परचेस करने, पहले तो क्या किया जाएगा, जो एसेट्स है वो मैनेज किए जाएंगे, मतलब उनका डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा, राइट। या इंटर कंपनी पोस्टिंग होगी उसकी, या एसेट ट्रांसफर किया जाएगा अगर जरूरत पड़ती है तो। या इसके अलावा क्या रहेगा, एसेट का एक्विजिशन रहेगा, राइट। तो देखो यहाँ पे एसेट अकाउंटिंग जो है, इस एसेट अकाउंटिंग में हम क्या देखने वाले हैं कि कंपनी के एसेट जो होते हैं वो कैसे मैनेज करने। इसके अलावा अगर आपको कंपनी के अंदर कोई एसेट अगर एक्विजिशन करना है, एसेट का एक्विजिशन करना है तो वो कैसे करोगे, राइट। इसके अलावा एसेट अगर आपको सेल करना है किसी कस्टमर को तो वो सेल कैसे करना है, या एसेट की अगर आपको एसेट ट्रांसफर करने विद इन कंपनी अगर ट्रांसफर करने वो कैसे करना है, राइट। इसके अलावा और क्या रहेगा, स्क्रैपिंग, मतलब क्या होता है, एसेट की लाइफ जब एक्सपायर होती है तो आपको उसकी स्क्रैपिंग करनी पड़ती है, तो वो स्क्रैपिंग कैसे करनी है। या इसके अलावा डिप्रिसिएशन भी कैलकुलेट किया जाता है एसेट का, ईयरली, कुछ कंपनी में ईयरली किया जाता है, ओके, डिपेंड करता है कि आपको उसका डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है। और इसके अलावा क्या होता है, फिर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग मेथड्स होती है। कौन सी होती है मेथड्स? और स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन वैल्यू, राइट। दो मेथड्स होती है, कौन सी होती है, स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन। इंडिया में कौन सी फॉलो की जाती है, स्ट्रेट लाइन। कैसे होता है इंडिया में डिप्रिसिएशन कैलकुलेट? एक्चुअली कंपनी लॉ के हिसाब से अगर करेंगे तो फिर वो तो कंपनी के लॉ से जाना पड़ेगा आपको। हाँ, तो या फिर लेकिन इंडिविजुअल रहेगा तो इनकम टैक्स के हिसाब से जाना पड़ेगा। ओके, लेकिन कॉमनली अगर आप देखोगे इंडिया में तो डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है, ईयरली बेसिस पे होता है या परसेंटेज बेसिस पे होता है? ठीक है, वो तो मेथड है, ईयरली और परसेंटेज बेसिस पे। ईयरली और परसेंटेज। तो जनरली क्या होता है, जैसे अभी आप, मतलब जनरली क्या किया जाता है, एसेट जो है ईयरली बेसिस पे इंडिया में कैलकुलेट किया जाता है, मतलब जो नॉर्मल एसेट्स आपके होते हैं वो। जैसे कि अगर आप कोई बाइक वगैरह देखोगे तो उसमें क्या होता है, बाइक जब आप कोई ओल्ड बाइक जब आप परचेस करने के लिए जाते हो तो उस समय कैसे प्राइस डिसाइड करते हो उसकी, ईयर के बेसिस पे, मतलब यूज किए उसका अपन डिप्रिसिएशन। हाँ, लेकिन वो कैसे होता है फिर, ईयर के बेसिस पे। अब ये डिपेंड करता है कुछ कंपनी के जो ये लॉज होते हैं, या यस, उस पे भी डिपेंड करता है कि उन्हें ये SAP यूज कर रहे हैं तो बड़ी कंपनी में यूज होता है क्योंकि इट इज वेरी कॉस्टली। यस, तो देन यू हैव टू लुक आफ्टर। हाँ, मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल अनुसार भी करना पड़ता है ये आपको, करोड़ों रुपए का खर्च होता है। करेक्ट। ओके, तो ठीक है, ये डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए मेथड्स कौन सी है, कैसे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, वो सभी हम देखने वाले हैं यहाँ पे एसेट अकाउंटिंग। ओके, इसके बाद होता है बीआरएस। बीआरएस मतलब क्या होता है फिर, बैंक रिकंसिलिएशन। क्या होता है, क्या होता है इसमें? स्टेटमेंट और जो अपना कंपनी का जीएल है वो मैच करना है। ओके, यस मनीषा, आप क्या बता सकते हो क्या होता है इसमें? तो कंपनी के बुक्स के हिसाब से सपोज एक्स अमाउंट है और बैंक की सबसे हाई अमाउंट है, तो ये डिफरेंस उसमें निकालना पड़ता है हमको कि कंपनी में कुछ एंट्री पास की रहती जो बैंक में नहीं रहती, और जो बैंक में रहती है जैसे बैंक चार्जेस है वो कमीशन वो इधर नहीं रहती, तो वो मैच करना पड़ता है। ओके,
यस सर। राहुल और क्या बता सकते हो? संदीप? अभी जो लेकिन ऐप में यस बैंक के साथ जो ट्रांजैक्शंस होते हैं कंपनी के, वो ओके हम रिकनसाइल करते हैं एंड या मेनली वही होता है जो बैंक के साथ हम ट्रांजैक्शन करते हैं वो रिकॉर्ड होता है। क्यों जरूरत पड़ती है रिकंसिलेशन करने की? अ, यस रिकंसिलेशन करने की क्यों जरूरत पड़ती है? बैंक बुक और कैश बुक में कुछ मिसमैच है तो इसीलिए। यस ओके। देखो रिकंसिलेशन क्यों किया जाता है कंपनीज में, जो कि मतलब जो कंपनी में फ्रॉड्स वगैरह होते हैं तो वो कम करने के लिए जनरली बैंक रिकंसिलेशन किया जाता है। और इस बैंक रिकंसिलेशन में क्या होता है एग्जैक्टली, तो आपके बुक के जो ट्रांजेक्शन है वो बुक के ट्रांजेक्शन मैच किए जाते हैं आपके बैंक ट्रांजेक्शन के साथ। कैसे? पानी पड़ रहा है? पानी थोड़ा लेकिन ठंडा नहीं होना जैसे होता है बंद करने? बंद करो पैर पर चालू करना जरूर। टेबल्स आगे लो मेरे को थोड़े से। वो कर्टन लो इधर। ओके कहा थे हम? बैंक रिकंसिलेशन, राइट। देखो बैंक रिकंसिलेशन में क्या किया जाता है, फिर आपके बुक के जो ट्रांजेक्शन है, मतलब अकाउंटिंग बुक के जो ट्रांजेक्शन है वो सेम ट्रांजेक्शन मैच किए जाते हैं आपके बैंक ट्रांजेक्शन के साथ। क्यों जरूरत पड़ती है आपको ये करने की? क्योंकि देखो फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे क्या किया है, मान लो इस वेंडर से 50,000 रुपीज का एक प्रोडक्ट आपने परचेस किया था, और इसके बाद आपने क्या किया है, मान लो आपका जो अकाउंटिंग बुक है उस अकाउंटिंग बुक में आपने क्या रिकॉर्ड कर रखा है कि इस वेंडर के ये जो पेमेंट थी वेंडर की 50,000 रुपए, मान लो ये आपने पे की है, ऐसा ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड किया आपके अकाउंटिंग बुक में, राइट। लेकिन एक्चुअल में उस मतलब उस वेंडर की जो पेमेंट है वो होगी क्या? अगर आप अकाउंटिंग बुक में ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो कि वेंडर पेमेंट आपने पे की है, तो क्या ये पेमेंट होगी क्या वेंडर को? मतलब देखो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एसएपी का सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं, और इस सॉफ्टवेयर में हम क्या करते हैं, ठीक है, पहले आपने परचेस किया तो उस समय आप इनवॉइस पोस्ट करोगे, परचेस इनवॉइस पोस्ट करोगे, और परचेस इनवॉइस पोस्ट करने के बाद आपको उस वेंडर की पेमेंट पे करनी होती है, तो आप क्या करोगे, आउटगोइंग पेमेंट करोगे इसमें से। और जब आप आउटगोइंग पेमेंट करते हो तो क्या आउटगोइंग पेमेंट करने के बाद उस वेंडर को पेमेंट होगी क्या? क्यों नहीं होगी? जब तक बैंक से पास नहीं होते कैसे? यस देखो क्या होता है, जब भी आप यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर से जब भी आप आउटगोइंग पेमेंट करते हो तो इसमें क्या होता है, सिर्फ अकाउंटिंग की एक एंट्री रिकॉर्ड होती है, राइट। क्या होगा इसमें? सिर्फ एंट्री रिकॉर्ड होगी, लेकिन क्या उस वेंडर को एक्चुअल में पेमेंट होगी क्या? नहीं। उस वेंडर को अगर आपको एक्चुअल पेमेंट करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक तो उसे चेक इश्यू करना पड़ेगा, नहीं तो बैंक टू बैंक आपको उसे ट्रांसफर करना पड़ेगा, राइट। तब जाके वो ट्रांजेक्शन आपका कंप्लीट होता है। लेकिन मान लो आपने यहाँ पे क्या किया है, अकाउंटिंग बुक में आपके आपने ये रिकॉर्ड कर रखा है कि इस वेंडर की पेमेंट आपने पे की है 50,000, लेकिन आपके बैंक से वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब मान लो कुछ रीजन की वजह से वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से, राइट। और जब आप यहाँ पे आपके चेक करोगे आपके बुक में, मतलब अकाउंटिंग बुक में जब आप चेक करोगे तो वहां पे क्या दिखेगा आपको कि इस वेंडर की पेमेंट आपने पे की है, इस तरह से आपको दिखेगा। लेकिन वो वेंडर क्या कहेगा आपको कि आपने तो पेमेंट पे नहीं की है, और आप कहोगे कि हाँ ये सामने तो पेमेंट पे की है, राइट। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो गए, तो ये या कॉन्फ्लिक्ट के अलावा जो फ्रॉड वगैरह होते हैं, मतलब कोई मिडिल मैन यहाँ पे पैसे कर सकता है, गायब कर सकता है, राइट। तो ऐसे ना हो, कंपनी में ऐसी चीजें ना हो, इसलिए क्या किया जाता है, बैंक रिकंसिलेशन किया जाता है। मतलब जो ट्रांजैक्शन आपने बुक में रिकॉर्ड किया है वो ट्रांजैक्शन आपके बैंक से हुआ है या नहीं, आपको ये चेक करना पड़ेगा। और जब आपका ट्रांजैक्शन क्या हुआ, ओके,
तो देखो जब आपके ये दोनों ट्रांजेक्शन मैच होते हैं तो तब जाके आपका वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है, राइट। या अगर इसमें कुछ मतलब मिसमैच अगर हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स चेक आपको करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे प्रॉब्लम है या कौन सा ट्रांजेक्शन आपका मिसिंग है, वो सभी आपको क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा, राइट। और ये एक्टिविटी जो है मंथली की जाती है, मंथ एंडिंग में ये एक्टिविटी की जाती है, ईयर एंडिंग में भी ये एक्टिविटी की जाती है। ओके, यस। तो ये सभी था आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। ओके, अभी इसके अलावा नेक्स्ट क्या था, कंट्रोलिंग। यस, कंट्रोलिंग क्या होगा कंट्रोलिंग में फिर? यस, कौन कौन से सब मॉडल्स होते हैं कंट्रोलिंग में? ओके, देखो इसमें से फर्स्ट क्या है, कॉस्ट सेंटर, राइट। सेकंड, यस, नेक्स्ट यस, इंटरनल ऑर्डर, यस, प्रॉफिट सेंटर, करेक्ट, Profitability analysis. प्रोडक्ट कॉस्टिंग, ओके, और प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, ओके, पीएम डन। ठीक है, यहाँ पे हमने अकाउंटिंग का तो देखा, इसमें कंट्रोलिंग में जो है जो सब मॉडल्स है इसका कैसे यूज होगा फिर? यस मनीषा, आप थी ना कल? कल हाँ देखने हाँ के थी लिए, सर। कल देख के आने के लिए कहा था मैंने, ये आपको देखा था आपने कुछ? हाँ नहीं सर। ओके, ठीक है। तो देखो फर्स्ट जो है कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर का यूज कैसे करोगे फिर? कैसे करोगे कॉस्ट सेंटर का यूज? ओके, ठीक है। तो देखो कॉस्ट सेंटर का यूज कैसे करोगे आप, तो अभी मान लो आपकी ये जो कंपनी, इस कंपनी में क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, राइट। जैसे यहाँ पे मान लो ये आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, परचेस डिपार्टमेंट, यहाँ पे मान लो यहाँ पे स्टोर डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और इसके अलावा यहाँ पे मान लो आपका सेल्स डिपार्टमेंट, राइट। तो कॉस्ट सेंटर जो है, इस कॉस्ट सेंटर का यूज कैसे करोगे आप, तो अगर मान लो आपको क्या करना है, अभी देखो कंट्रोलिंग जो है पहले तो ये किस लिए यूज किया जाता है, इंटरनल अकाउंटिंग के लिए। इंटरनल अकाउंटिंग मतलब क्या, कि इस कंपनी के अंदर जो भी आपके ट्रांजेक्शन होंगे वो आपको रिकॉर्ड करने हैं। क्यों रिकॉर्ड करने हैं फिर ये, क्योंकि एट द ईयर एंड आपको क्या करना पड़ेगा, एक P&L स्टेटमेंट आपको बनाना पड़ेगा। उसमें क्या करना पड़ता है आपको, कि आपकी ये जो कंपनी है, इस कंपनी में एग्जैक्टली आपको प्रॉफिट कितना हुआ है या आपको लॉस कितना हुआ है, ये आपको दिखाना पड़ता है, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंपनी का बिजनेस रन करने के लिए जो भी आपको कॉस्ट लगे है या जो भी आपके एक्सपेंसेस हुए वो सभी आपको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, राइट। तो वो रिकॉर्ड तो आप करोगे, लेकिन वो रिकॉर्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये जो अलग अलग एलिमेंट्स यहाँ पे कॉस्ट एलिमेंट इसे कहा जाता है, ओके, इसे क्या कहा जाता है, सॉरी कॉस्ट ऑब्जेक्ट इसे कहा जाता है। ये जो सभी कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट एलिमेंट, इंटरनल ऑर्डर, प्रॉफिट सेंटर, इसे क्या कहा जाता है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ये सब मिलाकर इसे क्या कहा जाता है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट इसे कहा जाता है, राइट। और इन सभी का यूज कैसे करोगे फिर आप, स्टार्ट करना है, क्या स्टार्ट करना है, 2 मिनट। ठीक है, अभी
यस ओके, तो देखो कॉस्ट सेंटर का यूज कैसे करोगे फिर, तो ये जो कंपनी आपकी, इस कंपनी में ये जो अलग अलग आपके डिपार्टमेंट्स है, तो उस हर एक डिपार्टमेंट के लिए आप एक कॉस्ट सेंटर क्रिएट करके रखोगे। तो हो सकता है आप क्या करोगे, यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक कॉस्ट सेंटर क्रिएट करोगे, या एक से ज्यादा कॉस्ट सेंटर भी आप क्रिएट कर सकते हो, राइट। अलग अलग लाइन जो है, जैसे अगर आप प्रोडक्शन में देखोगे तो प्रोडक्शन में क्या होता है, लाइन वाइज वर्क चलता है, राइट। और अभी आपको क्या करना है, मान लो हर एक लाइन में कितना आपका मतलब कितने एक्सपेंस आपके हुए, ये अगर आपको रिकॉर्ड करने, तो उसके लिए आप क्या करोगे, लाइन वाइज आप कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर सकते हो, ओके राइट। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट वाइज मान लो हम एक कॉस्ट सेंटर क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए पीडी सीसी, इस तरह से मान लो एक कॉस्ट सेंटर हम क्रिएट करते हैं, राइट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए। इसके अलावा जैसे यहाँ पे ये परचेस डिपार्टमेंट है, तो परचेस डिपार्टमेंट के लिए भी हम क्या करेंगे, मान लो पीडी 12, इस तरह से कोई भी एक नेम ले सकते हो, कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने के लिए कोई भी आप एक नेम ले सकते हो। और इसके बाद आप क्या करोगे, देखो इस तरह से सभी डिपार्टमेंट के लिए आप एक कॉस्ट सेंटर क्रिएट करोगे, ओके। और इसका यूज कैसे होगा फिर, तो आप जो है मान लो यहाँ पे क्या करते हो, मान लो आप यहाँ पे क्या करते हो, ये जो 50,000 रुपीज का प्रोडक्ट आपने लिया था, मान लो ये था आपका यहाँ पे कंज्यूमेबल प्रोडक्ट, क्या किया आपने यहाँ पे, इस वेंडर से आपने ये 50,000 रुपीज का एक कंज्यूमेबल प्रोडक्ट आपने परचेस किया है। लेट्स सपोज ये स्टेशनरी है आपका, ओके। ये जो 50,000 का प्रोडक्ट लिया है आपने, ये क्या है आपका, स्टेशनरी है। ये बताया था कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था ना, यस। तो देखो जब भी ये मटेरियल कंज्यूम किया जाएगा, तो कंज्यूम करते समय आपको क्या करना पड़ेगा फिर, अगर इसमें से कुछ प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो इस डिपार्टमेंट के लिए, तो आपको वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली इस डिपार्टमेंट के लिए आपने कितने अमाउंट का प्रोडक्ट आपने कंज्यूम किया है। और वो रिकॉर्ड करते समय आप क्या करोगे फिर, ये कॉस्ट सेंटर जो है, इस कॉस्ट सेंटर का आप यूज करोगे, राइट। लेकिन देखो ये कॉस्ट सेंटर आप किस लिए यूज कर रहे हो, इस डिपार्टमेंट पे जो आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो रिकॉर्ड करने के लिए आप कॉस्ट सेंटर यूज करोगे, राइट। लेकिन कंज्यूम क्या कर रहे हो आप, एक स्टेशनरी मटेरियल आप कंज्यूम कर रहे हो, राइट। तो इस स्टेशनरी मटेरियल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कॉस्ट एलिमेंट भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे क्या करोगे, इस तरह से कोई एक नंबर लेकर कॉस्ट एलिमेंट आप क्रिएट करोगे। ये कॉस्ट एलिमेंट क्या होता है, एक तरह से जीएल अकाउंट ही होता है, लेकिन जब आप उसे इंटरनल कंजम्पशन के लिए यूज करते हो, तो वो बन जाता है आपका कॉस्ट एलिमेंट, राइट। कॉस्ट एलिमेंट क्यों, क्योंकि उसमें आप क्या कर रहे हो, जो भी एक्सपेंसेस आपके हो रहे हैं वो आप उसमें रिकॉर्ड कर रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं यहाँ पे कि सिर्फ आप इसमें एक्सपेंसेस ही रिकॉर्ड करोगे, जो इनकम आपको हो रही है वो इनकम भी आपको इसमें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, राइट। नहीं फिर इसमें कॉस्ट एलिमेंट में ओके, लेकिन मेरे को सैप का तो मतलब सब आता है, लेकिन बेसिक नॉलेज नहीं, वो लेजर खोलना या इंटरेस्ट कैसे लगाना। लेकिन देखो आप जब तो ना इसलिए मैं ज्वाइन किया, और दूसरी कि मेरे को ये सब सीखने का है बेसिक लेवल का। लेकिन देखो जब आप कोई प्रोडक्ट एक सेल करते हो, तो उसकी एंट्री कैसे रिकॉर्ड करते हो, फिर रेवेन्यू की कहाँ पे रिकॉर्ड करते हो, सेल की एंट्री कैसे होगी मालूम क्या? हाँ वो पता है मुझे, लेकिन जब वो सेल्स की एंट्री आपकी होती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल बोला तो मेरा परचेस कितना हो गया, और उसके लिए सेल के लिए क्या, सपोज 100 रुपए का सेल किया, कॉस्ट ऑफ सेल बोला तो उसके लिए प्रोडक्शन में 80 रुपए लगा मटेरियल, तो दैट इज द कॉस्ट ऑफ सेल। हाँ, लेकिन वो रिकॉर्ड करने के लिए भी तो आपको एक कॉस्ट एलिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। मैं तो इसको बहुत एलाबोरेट कर सकता हूँ, लेकिन अभी क्या है। अच्छा ठीक है, फिर हम जब नेक्स्ट वो जब एंट्री आएगी तब देखेंगे, राइट। ठीक है, अभी के लिए आप कॉस्ट सेंटर बोल रहे हैं ना, तो अभी सपोज ये अभी तो हम मोबाइल के जमाने में, तो अभी सैमसंग के पास 100 प्रकार के मोबाइल है, कोई C12 C15 ने क्या, तो ये जब कॉस्ट सेंटर होता है, तो ये प्रोडक्शन में अगर 100 मोबाइल है, तो ये 100 मोबाइल का एक एक लेजर खोलेंगे, कॉस्ट सेंटर खोलेंगे, और उसमें क्या प्रोडक्शन जाता है उसमें अलग अलग डालेंगे। यस, और ये वो सभी कंट्रोलिंग के अंदर और जो हमारे नीचे P&L के जीएल है ना, ये इसका तो एक्सपेंसेस वो किसके लिए कितना यूज है समझ में, वो अपोर्शन करते हैं कि ये परचेज इस हिसाब से उसमें अपोर्शन करते हैं। ओके, अभी देखो क्या होता है, कंपनी पे भी डिपेंड होता है कि वो कैसे उसे रिकॉर्ड करे, राइट। कंपनी पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसे रिकॉर्ड करना चाहते हैं, राइट।
ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, मान लो आपने यहाँ पे क्या किया है, स्टेशनरी के लिए एक कॉस्ट लिमिट आपने क्रिएट किया है। तो देखो आपको मान लो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे आपने इस डिपार्टमेंट के लिए क्या किया है, 5000 रुपीज का एक प्रोडक्ट आपने परचेस किया था, और मतलब सॉरी इसमें आपने क्या किया है, ये कंज्यूम किया है। तो जब ये एंट्री आप रिकॉर्ड करोगे, ये कंजम्पशन की एंट्री जब आप रिकॉर्ड करोगे कि इस डिपार्टमेंट ने 5000 रुपीज का मटेरियल कंज्यूम किया है, ये जब एंट्री आप रिकॉर्ड करोगे तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, वो एंट्री रिकॉर्ड करते समय उसके आगे आपको ये कॉस्ट सेंटर जो है वो भी लेना पड़ेगा, ताकि ये रिकॉर्ड होगा ऑटोमेटिकली कि ये एंट्री जो है आपकी, मतलब ये कंजम्पशन जो है पर्टिकुलरली इस डिपार्टमेंट के लिए आपका होगा, राइट। और देखो ये कहाँ से करते हो, कहाँ से करोगे फिर वो एंट्री, कहाँ पे करोगे वो एंट्री, ये कंजम्पशन की कैटेगरी यूज करोगे उसके लिए। एक जनरल लेजर की एंट्री मान लो आपको रिकॉर्ड करनी है, कहाँ पे रिकॉर्ड करते हो आप वो एंट्री, तो एक्सप्रेस में ये ना टिकोड, टिकोड तो आप क्या कर सकते हो, F-02 में भी रिकॉर्ड कर सकते हो या FB50 में भी आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हो, राइट। तो मान लो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, FB50 में कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से कंपनी कोड लेकर यहाँ पे डेट लेनी पड़ेगी। आपको पता है, बाकी के लिए तो बताना पड़ेगा। ये वो जो अभी जो अपन कर रहे हैं ना, हाँ वो कैसे लेजर सब क्रिएट करते हैं वो बिल्कुल सीखना है। हाँ ओके, तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, वो लेजर्स यूज करने पड़ेंगे, राइट। जैसे आपने यहाँ पे ये जो लेजर लिया है, राइट, आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो ऑफिस के एक्सपेंसेस आपके वो आपको रिकॉर्ड करने इस जीएल अकाउंट में, राइट, ऑफिस एक्सपेंसेस। अभी ये जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट पे आपके ऐसे बहुत सारे मतलब अलग अलग तरह के आपके एक्सपेंसेस होंगे, राइट। तो वो सभी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसी तरह से अलग अलग लेजर्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। जैसे आप यहाँ पे इस लेजर में आप क्या करोगे, इस कॉस्ट एलिमेंट में आप क्या करोगे, सिर्फ ऑफिस एक्सपेंसेस। इसके अलावा क्या होगा, आपके कुछ टेलीफोन एक्सपेंसेस होंगे, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, एक टेलीफोन एक्सपेंसेस का कॉस्ट एलिमेंट आप क्रिएट करके रखोगे। और देखो इसमें क्या होगा, ये लेजर जो आप सभी डिपार्टमेंट में कॉमनली यूज कर सकते हो, सभी डिपार्टमेंट के लिए क्या रहेगा, कॉमन, मतलब इन सभी डिपार्टमेंट में जो भी ऑफिस एक्सपेंसेस आपके हो रहे हैं या जो, हाँ, तो वो ऑफिस एक्सपेंसेस या जो स्टेशनरी आपके स्टेशनरी के जो एक्सपेंसेस है वो सभी डिपार्टमेंट के आप एक ही जीएल अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे इस, लेकिन वो रिकॉर्ड करते समय हर एक डिपार्टमेंट वाइज आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट सेंटर डिफरेंट लेना पड़ेगा। अगर इस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर रहे हो, ये कॉस्ट सेंटर लेना पड़ेगा और ये कॉस्ट एलिमेंट लेना पड़ेगा। इस डिपार्टमेंट के लिए अगर रिकॉर्ड कर रहे हो तो कॉस्ट सेंटर ये लेना पड़ेगा आपको और कॉस्ट एलिमेंट ये लेना पड़ेगा, ओके। इसी तरह से जितने भी एक्सपेंसेस आपको रिकॉर्ड करने पड़ रहे हैं, जैसे रेंट के लिए आप मान लो यहाँ पे क्या करते हो, वेयर हाउस के लिए आपको रेंट ले सकते हो, मतलब रेंट पे आपने कोई वेयर हाउसेस या कोई गोडाउन वगैरह जो आपने रेंट पे ले रखे, उसकी रेंट आपको पे करनी पड़ेगी, राइट। तो उसके लिए अगेन क्या करोगे, एक सेपरेट कॉस्ट एलिमेंट क्रिएट करके रखोगे, राइट। और उसके लिए क्या कर सकते हो, फिर अगेन एक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का जो एक डिपार्टमेंट रहेगा आपका, या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, सेपरेट कॉस्ट सेंटर क्रिएट करके रख सकते हो, और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आपके रहेंगे फिर उसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हो। क्लियर है? यस यस, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस? क्लियर है यहाँ तक? ओके। अभी देखो इसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा आपका यहाँ पे, इंटरनल ऑर्डर। क्या होता है इंटरनल ऑर्डर, फिर क्या रहेगा इंटरनल ऑर्डर? यस, इंटरनल ऑर्डर भी सपोज ये एक्सपेंसेस ट्रैक करने के लिए रहते हैं, एक्सपेंसेस ट्रैक करने के लिए, लेकिन सपोज कौन से एक्सपेंस? कोई अभी हम बड़ी कंपनी में बजट एलोकेट करते हैं कि मार्केटिंग में इतना खर्चा होना है, ट्रैवलिंग में इतना खर्चा होना Correct. चाहिए, टेलीफोन में इतना होना चाहिए, इसमें इतना होना चाहिए। तो बिफोर जब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का कंपनी का ये रहता है, बजट डिसाइड रहता है। यस, तो बिफोर दैट वो बजट कुछ करते रहते हैं। तो फिर जब एक्सपेंसेस जैसे होता है, तो जब एक बार ये खत्म हो जाता है कि 100 रुपए दिया था इसके लिए और वहाँ पे 101 होने जा रहा है, तो ट्रिगर करता है कि अरे इधर ज्यादा कि आपका बजट इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए वो खत्म हुआ है, राइट। देखो इंटरनल ऑर्डर का यूज कैसे करोगे, सिंपल एग्जांपल हम इसका देखते हैं। जैसे मान लो आपका ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, इसमें कुछ मशीनरीज आप यूज कर रहे हो प्रोडक्शन करने के लिए, राइट, जो मैन्युफैक्चरिंग आप कर रहे हो, तो उसके लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, मान लो कोई मशीन यूज की जाती है,
राइट। ये आपका ये जो सेल्स डिपार्टमेंट है, इसमें आप क्या कर रहे हो, ये जो कस्टमर को आपको कोई प्रोडक्ट भेजना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, तो मान लो इसके लिए आप क्या कर रहे हो, कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल आप यूज कर रहे हो, राइट। तो आपको क्या करना है अभी यहाँ पे, मान लो यहाँ पे जो मशीनरीज थे या यहाँ पे जो व्हीकल्स थे, तो यहाँ पे मशीनरीज के लिए क्या होगा, मशीनरीज अगर आप यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा, उस मशीन का मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो अगर आप मेंटेनेंस कर रहे हो, मान लो आपके यहाँ पे आपके क्या है, कुछ मशीन है आपके पास, राइट। मान लो इस तरह की कुछ मशीन है आपके पास, और अभी आपको क्या करना है, इन सभी मशीन्स पे मतलब मशीन्स का आपने मेंटेनेंस किया है, और जब आपने इस मशीन्स का मेंटेनेंस किया है तो उसपे क्या हुआ है, आपको आपके कुछ एक्सपेंसेस हुए, राइट। मतलब जो सर्विस आपने ली थी मेंटेनेंस के लिए, उसे आपको पे करना पड़ा, और हर एक मशीन के जो है मान लो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंसेस हुए। जैसे फर्स्ट मशीन पे हुए मान लो 5000, सेकंड पे 2000, अगेन इस पे 3000, राइट। तो ये सभी एक्सपेंसेस मिलाकर जितने भी होते हैं आपके, वो सभी के लिए आप क्या करोगे, एक कॉस्ट एलिमेंट क्रिएट करके रखोगे, राइट। जैसे इस तरह से क्या होगा यहाँ पे, हाँ, एक मेंटेनेंस का अकाउंट रहेगा आपका, एक मेंटेनेंस के लिए कॉस्ट एलिमेंट आप क्रिएट करके रखोगे, और जितने भी मेंटेनेंस पे आपके एक्सपेंसेस होते हैं फिर वो रिकॉर्ड करोगे आप इस कॉस्ट एलिमेंट के अंदर, राइट। इस कॉस्ट एलिमेंट के अंदर वो सभी आप रिकॉर्ड करोगे। इसके बाद क्या होगा, ठीक है, आप यहाँ पे क्या करोगे, अभी यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस आपके कितने हुए हैं, 10,000, राइट। टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए आपके यहाँ पे, 10,000 हुए, राइट। 3 मशीन के मिलाकर एक्सपेंसेस कितने हुए, 10,000, वो आप रिकॉर्ड करोगे इस जीएल अकाउंट में, राइट। लेकिन आपको क्या करना है, अभी ये जो 10,000 एक्सपेंसेस हुए, आपको इसे भी और डीप में देखना है कि एग्जैक्टली ये जो 10,000 हुए तो किस मशीन के लिए कितने हुए, ये आपको देखना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, मशीन 1 जो है आपकी, इस मशीन 1 के लिए एक इंटरनल ऑर्डर क्रिएट करके रखोगे, राइट। अगेन मशीन 2 के लिए एक इंटरनल ऑर्डर, 3 के लिए एक इंटरनल ऑर्डर, राइट। और इस तरह से आप क्या करोगे फिर, जैसे मान लो आपको क्या करना है, फर्स्ट मशीन के जो एक्सपेंसेस है, मान लो 5,000 जो एक्सपेंसेस है फर्स्ट मशीन के, वो आपको रिकॉर्ड करने सिस्टम में। तो उस समय आप क्या करोगे, इस मशीन के लिए जो इंटरनल ऑर्डर आपने क्रिएट कर रखी थी उसका आप यूज करोगे। उसके बाद कॉस्ट लिमिट आप यूज करोगे ये, और कॉस्ट सेंटर आप यूज करोगे ये, तीनों भी आपको यूज करना पड़ेगा, इंटरनल ऑर्डर, कॉस्ट एलिमेंट और कॉस्ट सेंटर। देखो मशीनरी के लिए एग्जैक्टली पर्टिकुलरली एक मशीन के लिए जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उस पर्टिकुलर मशीन के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने के लिए आप यूज करोगे इंटरनल ऑर्डर, राइट। उसके अलावा वो एक्सपेंसेस आपकी किसके लिए हो रहे हैं, मतलब मेंटेनेंस के लिए हो रहे हैं, तो इसीलिए आप यूज करोगे ये मेंटेनेंस का अकाउंट। किस डिपार्टमेंट में मेंटेनेंस हो रहा है, मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मेंटेनेंस हो रहा है, तो इसीलिए यूज करोगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कॉस्ट। क्लियर ये? या इसके अलावा और यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हो आप, ये व्हीकल का सपोज, मतलब मान लो आपके यहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्ट की व्हीकल चलती है और उसमें आपको डीजल या पेट्रोल फिल करना पड़ता है, तो टोटल मान लो आपके डीजल के एक्सपेंसेस हुए एक मंथ में मान लो 50,000 रुपीज, राइट। तो ये सभी एक्सपेंसेस आप कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, एक पेट्रोल एक्सपेंसेस के अकाउंट में आप उसे रिकॉर्ड करोगे, राइट। मतलब जीएल कॉस्ट एलिमेंट में आप उसे रिकॉर्ड करोगे पेट्रोल एक्सपेंसेस के। लेकिन पर्टिकुलरली किस व्हीकल के लिए कितने अमाउंट का पेट्रोल आपने फिल किया था, इसके अगर आपको रिकॉर्ड रखने, तो अगेन क्या करना पड़ेगा आपको, सभी व्हीकल जो थी उन सभी व्हीकल के लिए, हर एक व्हीकल के लिए एक इंटरनल ऑर्डर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। और इसके बाद इस व्हीकल पे अगर आपके कुछ एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो वो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर व्हीकल का जो इंटरनल ऑर्डर नंबर है वो यूज करना पड़ेगा। और देखो वो सभी कहाँ पे यूज किया जाता है, फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको वो यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट आप यहाँ पे क्या करोगे, अकाउंट लोगे, राइट। एक एंट्री करके दिखाता हूँ, राइट। अभी मान लो एक अकाउंट में सर्च करके लेता हूँ, अभी इस कंपनी का कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन मैंने किया है, और हम जो देखने वाले अभी आगे, तो हमें क्या देखना है, तो एक कंपनी जो है उस कंपनी का कंप्लीट सेटअप इस एसीपी के सॉफ्टवेयर में कैसे करना है, और उसके बाद उस कंपनी में जो बिजनेस एक्टिविटीज की जाती है, उस बिजनेस एक्टिविटीज के जो अकाउंटिंग के जो ट्रांजेक्शन है वो कैसे रिकॉर्ड करने इसमें, ये हमें देखना है। अब यहाँ पे जो कंपनी है TS22 चार्ट ऑफ अकाउंट है, लेकिन कंपनी का नेम भी मैंने सेम ही रखा था, राइट। TS22 टाटा स्टील नेम से एक कंपनी मैंने क्रिएट की थी यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए। तो भी हम क्या करेंगे, उसकी एक एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे,
राइट। और वो एंट्री अगर आपको रिकॉर्ड करनी है तो इसके लिए पहले तो क्या करना पड़ेगा, आपको कॉस्ट एलिमेंट लेना पड़ेगा। मान लो ये मेरा कॉस्ट एलिमेंट है पेट्रोल एक्सपेंसेस के लिए, राइट। तो इसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, राइट। और मुझे क्या करना है, मान लो 2 व्हीकल के एक्सपेंसेस मुझे रिकॉर्ड करने हैं एट ए टाइम। क्या करना है, 2 व्हीकल के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने हैं, मतलब व्हीकल 1 और 2, राइट। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वो रिकॉर्ड करते समय सेम जीएल अकाउंट जो मुझे 2 बार लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 व्हीकल के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने, राइट। और इसके अलावा ये सभी एक्सपेंस आप कहाँ से पे करोगे, एक तो कैश में आप पे करोगे, कैश से पे करोगे आप, नहीं तो बैंक से। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ऐसा कंसिडर करते हैं कि ये एक्सपेंसेस हम पे कर रहे हैं बैंक अकाउंट से, ओके। ये बैंक अकाउंट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है और ये आगे हम देखेंगे कैसे क्रिएट करते हैं, ओके। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों अकाउंट जो आपके एक्सपेंसेस वो करने पड़ेंगे डेबिट, राइट। ये दोनों अकाउंट आपको करने पड़ेंगे डेबिट और इसे करना पड़ेगा क्रेडिट, बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। और अभी मान लो फर्स्ट व्हीकल के पेट्रोल एक्सपेंसेस हमारे हुए 5000 रुपीज, ओके। सेकंड व्हीकल के लिए हुए मान लो 3000 रुपीज। तो ये दोनों आपको कहाँ से पे करने, बैंक अकाउंट से। टोटल बैंक अकाउंट से क्रेडिट कितना होना चाहिए, फिर 8000 होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे एसीपी में स्टार आप ले सकते हो और इससे क्या होगा, इनकी दोनों की एडिशन ऑटोमेटिक हो जाएगी स्टार लेने की वजह से, ओके। इसके बाद आगे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टेक्स्ट लेना पड़ेगा या बैंक का जो ट्रांजेक्शन है इसके लिए वैल्यू डेट लेनी पड़ती है, लेकिन वो आ जाएगी ऑटोमेटिक। क्या होता है वो, किस लिए होता है, वैल्यू डेट किस लिए होती है, मैं आगे बताऊंगा जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो, राइट। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक्सपेंसेस पेड, दोनों के लिए भी टेक्स्ट सेम ही ले लेता हूँ। और इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉस्ट सेंटर यूज करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये मेरे एक्सपेंसेस हुए हैं सेल्स डिपार्टमेंट में, मान लो मेरे एक्सपेंसेस हुए, राइट। मैं यहाँ पे लूंगा सेल्स का कॉस्ट सेंटर। अगेन यहाँ पे भी सेम, ओके। सेम मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ओके। और उसके बाद मान लो यहाँ पे जो फर्स्ट व्हीकल थी मेरी ये थी सपोज, ओके। अभी ये अगर आप देखोगे देखो, अभी ये एक व्हीकल नंबर है, राइट। ये इंटरनल ऑर्डर जो है मैंने इस व्हीकल के लिए क्रिएट की है, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये इंटरनल ऑर्डर नंबर। इसके बाद सेकंड जो है यहाँ पे ये है, राइट। अभी ये दो क्या हुआ, 2 व्हीकल्स आपकी हुई, 2 व्हीकल के लिए 2 इंटरनल ऑर्डर हमने यहाँ पे क्रिएट कर रखी है, राइट। तो इसे एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद देखो ये स्टार हमने लिया था यहाँ पे, ऑटोमेटिकली उसकी एडिशन हो गई, राइट। और अभी इसे करेंगे सेव, डन। डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पोस्ट हो चुका है। मतलब क्या, वो जो एक्सपेंसेस आपके हुए थे पेट्रोल एक्सपेंसेस वो आपने सक्सेसफुली यहाँ पे रिकॉर्ड किए, क्लियर। यहाँ तक फिर क्या क्या यूज किया, फिर हमने कॉस्ट एलिमेंट यहाँ पे जो यूज किए थे वो क्या थे, कॉस्ट एलिमेंट, राइट। ये जो अकाउंट था आपका, ये अकाउंट, ये क्या था, कॉस्ट एलिमेंट। इसके बाद यहाँ पे हमने कॉस्ट सेंटर यूज किया, राइट। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर हमने यूज किया और कॉस्ट सेंटर और इंटरनल ऑर्डर दोनों भी हमने यूज किया, क्लियर। यहाँ तक याद रहेगा फिर, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है प्रॉफिट सेंटर। किस लिए होता है फिर प्रॉफिट सेंटर, क्या होगा इसमें, बताओ। देख रहे हैं आपकी तरफ वो सभी, बताओ। तुम्ही काम करता तर प्रॉफिट सेंटर त्यासाठी आहे की कंपनी प्रॉफिट होते की नाही ते कळायला पाहिजे एक तर. कैसे पता चलेगा, वो जब तक पूरे एक्सपेंसेस या हमारे सेल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, तब तक पता नहीं चलेगा। और जो कॉस्ट सेंटर जो होंगे दिए उससे हमको पता चलेगा बेसिकली कि कौन सा प्रोडक्शन में प्रोडक्ट में कितना ज्यादा खर्च हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो प्रोडक्ट के हिसाब से हमने जो सेल किए उससे हमको पता चलेगा कि उन दोनों का जो डिफरेंस है उसमें हमको पता चलेगा कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में कि नहीं। हाँ। और प्रैक्टिकली कैसे यूज करोगे फिर इसमें, प्रैक्टिकली बहुत काम करना पड़ेगा उसके लिए। तो इतना इजी नहीं बता सकते, लेकिन मेरे को मालूम है सब कुछ। तो ये आपको पता है सब कुछ। लेकिन देखो क्या होता है यहाँ पे,
ये जो कॉस्ट सेंटर आपने क्रिएट किए थे, मान लो अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए आपने कॉस्ट सेंटर क्रिएट किए थे, तो ये सभी कॉस्ट सेंटर जो है क्या किया जाता है, इन्हें असाइन किया जाता है एक प्रॉफिट सेंटर में, राइट। मतलब देखो, जब भी आपकी कंपनी में कोई एक्सपेंसेस होते हैं, रेवेन्यू होता है, तो वो सभी आप रिकॉर्ड करते समय क्या करते हो, कॉस्ट सेंटर यूज करते हो, राइट। मतलब जब आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो प्रोडक्ट सेल करते समय भी आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट सेंटर यूज करना पड़ेगा। या इसके अलावा अगर आप एक्सपेंसेस कोई रिकॉर्ड करते हो तो वो रिकॉर्ड करते समय भी आपको कॉस्ट सेंटर जो है वो यूज करना पड़ेगा। और इसी के बेसिस पे क्या होता है, फिर आपको यहाँ पे ये रिपोर्ट्स मिलते हैं। यस, अभी बोलिए। अभी एक अगर छोटा सा एग्जांपल देना है तो मैं भी बहुत सारे बिजनेस किए मेरी जिंदगी में, तो एक बताता हूँ कि मैं आपके एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए, मतलब ताकि जो जिन्हें हाँ, पता नहीं एग्जैक्टली हाँ, कंपनी में मैं क्या जब किया जाता है उन्हें पता मार्केट चले। में था, तो मी 15 विकायचो 15 आपण ओके, ते पण फर्ग्युसन कॉलेज आहे ना, दुपारी हॉटेलच्या समोर उभं राहून विकायचो 2 महिने. तर मग ती 15 बनवायसाठी मला काय काय लागतं, ते कैऱ्या लागायच्या, साखर लागायची, मग सरपट लागायचं, ते ऑइल करून मग ते सगळं करून आणायचं. तर तेव्हा मी ते 2 रुपयाला विकायचो क्लास. ओके, तर दररोज घरात येताना करून आणायचो. मी इंडियाला जायचो खरं क्लासला. ओके, माझे वडील बिझनेस होते. तर सकाळी येताना 200 रुपयाचं बनवून आणायचो. त्याचे 400 ग्लास व्हायचे आणि 1.5 रुपयाला विकायचो, 300 रुपये घेऊन जायचो संध्याकाळी. तर या 200 आणि 100 रुपयाचं प्रॉफिट व्हायचं. बर्फ बिर्फ घ्यायचो, ते 10 रुपयाचा बर्फ घ्यायचो, एवढा एवढा कडा. दरवाजे मध्ये चेतने उभा राहायचा, त्या गाडीवर माणूस तो मग रिक्षात टाकून आणायचा, तेव्हा रिक्षाचे चार्जेस पण कमी होते. ठीक है। तर हे प्रॉफिट म्हटलं तर हे छोट्याशा ह्याच्यात एक्झाम्पल सांगितलं. हाँ वो तो है, लेकिन देखो यहाँ पे कैसे यूज करोगे फिर आप इसका, तो जैसे देखो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे जो अलग डिपार्टमेंट आपके, जैसे आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, राइट। तो वो रिकॉर्ड करने के लिए आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे ये कॉस्ट सेंटर आप क्रिएट कर रहे हो, ये कॉस्ट सेंटर में एंट्री आप उसकी कर रहे हो। उसी जगह पे क्या होगा, आप जब इस सेल्स डिपार्टमेंट से जब कोई प्रोडक्ट आप सेल करोगे, तो वो प्रोडक्ट सेल करते समय भी आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट सेंटर लेना पड़ेगा, राइट। मतलब देखो, कंजम्पशन हो रहा है आपका, कुछ एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उस समय भी आप कॉस्ट सेंटर यूज कर रहे हो। जब आप सेल्स कर रहे हो तो सेल्स से क्या होगा, आपको रेवेन्यू होगा, राइट। तो वो जो रेवेन्यू हो रहा है आपका, तो उस समय भी आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट सेंटर यूज करना पड़ेगा। और बाद में देखो, ये दोनों भी जो होते हैं, मतलब जो रेवेन्यू के कॉस्ट सेंटर है आपके या एक्सपेंसेस के जो कॉस्ट सेंटर है, वो सभी आपके असाइन होते हैं इस प्रॉफिट सेंटर में। और इससे क्या क्या करते हो आप, प्रॉफिट जो आपको हो रहा है वो आप एनालिसिस से कर सकते हो। या इसके अलावा क्या किया जाता है, ये जो प्रॉफिट सेंटर है, ये प्रॉफिट सेंटर आप किस लिए यूज करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी पूरे इंडिया में ऑपरेट हो रही है, क्या हो रहा है, आपकी कंपनी जो है ये सभी ऑल ओवर इंडिया में वो ऑपरेट हो रही है। लेकिन इसमें अभी आपको क्या करना है, आपको स्पेसिफिकली देखना है कि महाराष्ट्र रीजन में आपकी कंपनी का बिजनेस कितना हुआ है। क्या देखना है आपको, स्पेसिफिकली महाराष्ट्र रीजन में आपकी कंपनी का बिजनेस कितना हुआ है, ये आपको देखना है। या इसके अलावा गुजरात रीजन में आपकी कंपनी को बिजनेस कितना हुआ, ये देखना है। तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिट सेंटर आप क्रिएट करोगे, राइट। एक प्रॉफिट सेंटर क्रिएट करके रखोगे आप, इसके लिए इन दोनों के लिए एक प्रॉफिट सेंटर क्रिएट करके रखोगे। और उसके बाद जो भी यहाँ पे कॉस्ट सेंटर्स होते हैं आपके इस रीजन के, जितने भी कॉस्ट सेंटर्स है वो आप असाइन करके रखोगे एक प्रॉफिट सेंटर को। और उसमें ऑटोमेटिकली देखो, जब आप एंट्री करते हो ना यहाँ पे, तो एंट्री करते समय यहाँ पे कॉस्ट सॉरी प्रॉफिट सेंटर का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा। देखो, दिख रहा है प्रॉफिट सेंटर, एक मिनट, यस, ये प्रॉफिट सेंटर। तो ये प्रॉफिट सेंटर भी आप यूज कर सकते हो, मतलब जिस तरह से हमने कॉस्ट सेंटर, इंटरनल ऑर्डर यूज किया, उसी तरह से आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिट सेंटर भी यूज कर सकते हो। और ये प्रॉफिट सेंटर, और इसके अलावा और एक होता है बिजनेस एरिया। क्या होता है, प्रॉफिट सेंटर और बिजनेस एरिया दोनों भी एक दूसरे के ये अल्टरनेटिव, एक तो बिजनेस एरिया यूज करोगे, नहीं तो प्रॉफिट सेंटर यूज करोगे। और बिजनेस एरिया अगर आप यूज करो तो बिजनेस एरिया के बेसिस पे भी आप रिपोर्ट देख सकते हो कि किस रीजन में या किस पर्टिकुलर बिजनेस एरिया में आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो उस पर भी देख सकते हो। और देखो यहाँ पे बिजनेस एरिया का भी ऑप्शन होता है, देखो यहाँ पे बिजनेस एरिया का भी ऑप्शन होता है। तो सभी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए अगर आप ये बिजनेस एरिया का यूज कर रहे हो, तो इसमें डायरेक्टली आपको रिपोर्ट दिखेंगे। जैसे आप क्या कर रहे हो, कोई एक्सपेंस की एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उस समय भी आप बिजनेस एरिया यूज करोगे। मान लो
आपके यहाँ पे क्या हो रहे हैं, जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, मान लो महाराष्ट्र रीजन में आपके जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उसके लिए आपने क्या कर रखा है, एक बिजनेस एरिया क्रिएट कर रखा है, राइट। तो आपके जितने भी ट्रांजेक्शन इस रीजन में होंगे, तो वो सभी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते समय आप यहाँ पे बिजनेस एरिया लोगे, और इससे क्या होगा, फिर जब आप उस बिजनेस एरिया के लिए रिपोर्ट देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ है, ठीक है। एक तो बिजनेस एरिया यूज कर सकते हो, नहीं तो फिर प्रॉफिट सेंटर यूज कर सकते हो। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद नेक्स्ट है प्रोडक्ट कॉस्टिंग, राइट। क्या होगा प्रोडक्ट कॉस्टिंग में फिर? एक प्रोडक्ट का कॉस्टिंग कैसे? यस संदीप, किस लिए यूज होगा प्रोडक्ट कॉस्टिंग का, या एग्जैक्टली क्या किया जाता होगा इसमें? शुभम, क्या हुआ? आवाज आ रही है ना आपको मेरी, मनीषा? हाँ राहुल? सर, आ रही है। हाँ सर। देखो, अगर मेरे बैच में रहना है तो बोलना पड़ेगा। मैं ऐसे जैसे रोबोट भी अभी रिस्पॉन्स करने लगे, जैसे मशीन्स को मैं नहीं सिखा सकता। मेरे बैच में अगर लेक्चर करने तो रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा एक्टिवली, टू वे कम्युनिकेशन चाहिए मुझे, नहीं सर, अभी तो फर्स्ट डे है। यस, नहीं तो लाइव लेक्चर अटेंड करने में और रिकॉर्डेड सेशन देखने में कोई फर्क नहीं है, राइट। बता सकते हो क्या होता है एग्जैक्टली प्रोडक्ट कॉस्टिंग? अगर कुछ आइडिया होगी तो बता सकते हो, नहीं तो वैसे तो मैं बताने ही वाला हूँ आपको। किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना रखना है आफ्टर एडिंग प्रॉफिट, वो सारा डिटेल्स। कैसे करोगे वो? कैसे पता चलेगा आपको कि मतलब प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी रखनी है? देखो, बराबर है, आप जो कह रहे हो वो सही है। जैसे आपकी कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट बनाती है तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, कोई प्रॉफिट उससे जनरेट करोगे ही ऑब्वियसली। क्या लॉस में सेल करोगे प्रोडक्ट? आपको नहीं करोगे, राइट। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा एग्जैक्टली कि उस प्रोडक्ट की जो मार्केट में सेल आप करोगे, तो मार्केट में सेल करते समय उसकी प्राइस आपको कितनी रखनी है, कैसे पता चलेगा? मार्केट रिसर्च। क्या क्या करोगे बताओ मार्केट रिसर्च में? सेम प्रोडक्ट जो उसका रॉ कॉम्पिटिटर, मटेरियल। एक एक जन बताओ करोगे। मार्केट में सेम सिमिलर प्रोडक्ट जो दूसरी कंपनी सेल कर रही है, उसका प्राइस कितना है, उसके मतलब उसके अंदाज से भी हम सेट कर सकते हैं। फिर डिमांड एंड सप्लाई सेम प्रोडक्ट का कितना है, हमारे कंपनी में कितना पोटेंशियल है, हम कितना सेल कर सकते हैं, एंड बाकी सारे फैक्टर्स ऐड एंड माइनस करके। करेक्ट। अभी ठीक है, सही है, आपने हमने जो बताया वो सही है। अभी फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में आप क्या करो, लैपटॉप सपोज बना रहे हो। आपकी कंपनी क्या करती है, फॉर एग्जांपल लैपटॉप बनाती है, और आपकी कंपनी जिस तरह से लैपटॉप बना रही है, वो लैपटॉप जो है मान लो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, सपोज 50,000 या 55,000 की रेंज से ऑल ओवर मार्केट में वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, राइट। लेकिन आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो, फिर उसकी प्राइस आपको क्या ये सेम प्राइस आप रख सकते हो क्या? नहीं, वो स्पेसिफिकेशंस रहेंगे, उसके हिसाब से आपको प्राइस रखनी पड़ेगी, राइट। मतलब इससे ज्यादा भी आप रख सकते हो या इससे कम भी रख सकते हो। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है क्या, ठीक है, अभी मार्केट में जो लैपटॉप्स अवेलेबल है, मान लो सेम कॉन्फ़िगरेशन है, राइट, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है मान लो ऑलमोस्ट सेम है, जो भी हार्ड डिस्क रैम वगैरह जो चाहिए, ग्राफिक्स कार्ड जो चाहिए, मान लो ऑलमोस्ट सेम है, और मार्केट में ऑलरेडी प्रोडक्ट जो है इस प्राइस से अवेलेबल है 50 या 55,000, राइट। और आपको यहाँ पे क्या हुआ है, मान लो आपको टोटल एक प्रोडक्ट बनाने के लिए मान लो 60,000 रुपीज आपको एक्सपेंसेस आए हैं। आपको टोटल खर्च कितना हुआ वो एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, मान लो 60,000 रुपीज हुए। तो क्या आप ये 60,000 या 60,000 के कम, 60,000 से कम बेच सकते हो क्या? नहीं। तो देखो, कंपनी में क्या किया जाता है, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप न्यू लॉन्च कर रहे हो, या एक कंपनी जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट या न्यू वर्जन जब वो लॉन्च करते हैं,
तो उसे सबसे पहले मतलब वो प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले उन्हें क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट कॉस्टिंग उन्हें करनी पड़ती है। और प्रोडक्ट कॉस्टिंग में क्या होता है एग्जैक्टली ये, या इस प्रोडक्ट कॉस्टिंग में क्या किया जाता है, ये कैलकुलेट किया जाता है अगर आपको एक प्रोडक्ट बनाना है तो इस एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए टोटल कॉस्ट आपको कितनी लगेगी, राइट। मतलब एक स्टार्ट टू एंड, मतलब एक रॉ मटेरियल या जो सेमी फिनिश प्रोडक्ट आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए लगेंगे, तो वो एक प्रोडक्ट बना मतलब उसके रॉ मटेरियल जो है वो परचेस करने से लेकर उसकी असेंबली, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, वो सभी मिलाकर आपको कितने एक्सपेंसेस आ सकते हैं उस एक प्रोडक्ट के लिए, वो सभी कैलकुलेट किया जाता है इस प्रोडक्ट कॉस्टिंग में। और अब ये जो प्रोडक्ट कॉस्टिंग है इसमें बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इंक्लूड होते हैं और बहुत सारे फैक्टर के बेसिस पे ये प्रोडक्ट कॉस्टिंग की जाती है, राइट। उसमें मेक टू ऑर्डर होता है और मेक टू स्टॉक होता है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स उसमें इंक्लूड होते हैं और वो सभी फैक्टर के बेसिस पे आपको ये प्रोडक्ट की कॉस्टिंग डिसाइड करनी है। ये प्रोडक्ट कॉस्टिंग प्रोडक्शन बनाने से पहले ये जेट डाउन होता है वही कि तो ये खर्चे होने वाले हैं, इसका हमारा परचेस कितना होने वाला है, वही तो बताया मैंने, वही तो बताया मैंने, हाँ वही तो बताया मैंने कि कोई भी कंपनी जब एक न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती है तो वो लॉन्च करने से पहले ही उन्हें सभी देखना पड़ता है। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस जो है मान लो जा रही है 60,000 टोटल, और उसी तरह से प्रोडक्ट जो है मार्केट में अवेलेबल है सेम कॉन्फ़िगरेशन के, आप वो प्रोडक्ट लॉन्च करोगे क्या मार्केट में? यस, नहीं करोगे। अगर लॉन्च करोगे भी तो भी वो चलेगा नहीं, क्योंकि आपके अलावा अदर अल्टरनेटिव कस्टमर के पास अवेलेबल है, आप ऐसे कोई भी अलग चीज नहीं दे रहे हो ना। और अगर आपकी प्राइस भी, प्रोडक्ट की प्राइस भी आपकी बाकी प्रोडक्ट की प्राइस से ज्यादा जा रही है तो ऑब्वियसली कस्टमर वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कोई भी न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने से पहले प्रोडक्ट कॉस्टिंग की जाती है, और वो प्रोडक्ट कॉस्टिंग अगर आपकी सही हो रही है या सेम प्राइस में या उससे कम प्राइस में अगर आपका प्रोडक्ट वो पूरा मैन्युफैक्चर हो रहा है स्टार्ट टू एंड तक, तो ही आप वो आगे की प्रोसेस कंटिन्यू करते हो, राइट। और अगर ये प्रोडक्ट कोई कॉस्ट आपकी मतलब ज्यादा जा रही है तो आप वो जो प्लान था आपका है, जो आइडिया थी आपका न्यू वर्जन लॉन्च करने को, आप यहीं पे स्टॉप कर देते हो, राइट। तो ये जो एक्टिविटी होती है प्रोडक्ट कॉस्टिंग की, ये कोर एक्टिविटी होती है और ये बहुत बड़ी कंसेप्ट है। प्रोडक्ट कॉस्टिंग इज नॉट जो, बहुत बड़ी कंसेप्ट है प्रोडक्ट कॉस्टिंग की, राइट। इसके अलावा होता है प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। क्या होगा इसमें फिर? यस, प्रॉफिट का एनालिसिस करते हैं सर। बताओ क्या होता है? यस, कैसे करोगे प्रॉफिट एनालिसिस? यस, सुना है इससे पहले कभी? नहीं सुना है? बाकी के वर्ड ये कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट एलिमेंट सुने? ओके, क्या होता है प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस? प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस तो ये भी जैसे मैंने बताया सैमसंग कंपनी 200 किस्म के मोबाइल बनाती है, तो कौन से मोबाइल में मेरे को ज्यादा प्रॉफिट हुआ वो देखते हैं कि अभी सीट वेरिएंट जो भी एक्सपेंडेड है उसका, तो उसमें देखते हैं कि कौन सा मेरा ज्यादा मोबाइल चल रहा है। हाँ, और कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, किसमें ज्यादा हाँ, प्रॉफिट तो हो फिर रहा है। अभी कोई है 10 मोबाइल में ज्यादा प्रॉफिट है, 5 में नहीं है, तो वो मे बी दे विल स्टॉप कर देंगे उसका प्रोडक्ट कि मेरे को ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। हाँ, मतलब जो प्रोडक्ट आपका मार्केट में ज्यादा चल रहा है, जिससे ज्यादा आपको प्रॉफिट हो रहा है, वही प्रोडक्ट ज्यादा मार्केट में चल रहा है। तो ये जो चीजें होती है आपकी प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में, राइट। क्या अगर आपका एक कोई सेगमेंट है जो मतलब जो भी बिजनेस एक्टिविटी आप चला रहे हो उसमें उस एक्टिविटी से आपको कोई प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, तो फिर भी आप वो एक्टिविटी कंटिन्यू करोगे क्या? नहीं करोगे, राइट। तो ये सभी चीजें आपकी आती है प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। और देखो ये जो मॉडल्स होता है ना, कंट्रोलिंग का मॉडल जो होता है, इसमें हर किसी को वर्क मिलता है ऐसे नहीं है, या जो फ्रेशर या 1-2 साल का एक्सपीरियंस जिन्हें होता है इन्हें इस पे वर्क नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, एक कंपनी की जो डिसीजन लेने की जो एक्टिविटीज होती है वो की जाती है इस प्रोडक्ट कॉस्ट सॉरी कंट्रोलिंग मॉडल में। और जनरली इसमें वर्क किसे दिया जाता है, जिन्हें 5 या 6 साल का एक्सपीरियंस है या जिनका सीए वगैरह हुआ है, जनरली ऐसे पर्सन को इसमें वर्क दिया जाता है।
इसमें से ये जो है कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट एलिमेंट, इसके एंट्रीज आप रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन ये जो है इसमें से प्रोडक्ट कॉस्टिंग, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, इस पे आपको वर्क नहीं दिया जाएगा इतनी आसानी से। तो और इसके अलावा ये भी जो होते हैं कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट एलिमेंट आपके, इसमें भी क्या किया जाता है, बजट अलोकेट किया जाता है। क्या किया जाता है इसमें, बजट अलोकेशन होता है, लेकिन वो सभी अभी इस कोर्स में इंक्लूड नहीं है। मतलब बजटिंग कैसे करना है, या प्रोडक्ट कॉस्टिंग कैसे करनी है, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस कैसे करनी है, ये सभी टॉपिक अगर सीखने हैं तो इसके लिए कंप्लीट 1 साल लगेगा, या इससे ज्यादा भी टाइम लग सकता है। मतलब बजटिंग, प्रोडक्ट कॉस्टिंग, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स है, राइट। इसमें से हम क्या देखने वाले हैं, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट एलिमेंट, इंटरनल ऑर्डर, जो इंपॉर्टेंट है वही हम देखने वाले। ओके ठीक है, यहाँ तक क्लियर? फिर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक तो पूछ सकते हो। नहीं है किसी को कोई डाउट? यस, ऑनलाइन वाले। कार्तिक, मनीषा, राहुल, चंदेप, शुभम, ठीक है। फिर यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट देखना है फिर, या नेक्स्ट वीक में देखना है? अभी देखना है, क्या देखना है बताओ अभी, क्या देखना है? देखो, हमने लास्ट लेक्चर में जब स्टार्ट किया था तो हमने देखा था ये R1 R2 हमने देखा था। क्या होता है ये R1 R2 और यस R3, ये हमने देखा था। फाइनेंस के लिए था R1, हम्म, तो R2 MM के लिए था मॉड्यूल, ओके, और R3 था वो ERP, मतलब सब ये सबका एक साथ। ठीक है, देखते हैं 2 मिनट। सॉरी आम्ही पूर्ण नवीन आहे म्हणजे ते काय मी इथे ना तुम्हाला नाही, पण तुम्हाला जास्त शिकायला मिळणार आहे. एक सीनियर म्हणून आमचं तसं मी तिथे बसलो तरी अजून जास्त सांगेन तुम्हाला. त्याच्याबरोबर चेक करेल ना कुठे शिकवतो. काम करतो आमच्या मॅन्युफॅक्चरिंग म्हणतो. आमचं एक श्री सद्गुरू एंटरप्राइजेस करून आहे. आम्ही 40 वर्षापासून पेन्युलन्सचे पाईप असतात ना ते आमच्याकडे मॅन्युफॅक्चर होतो. ते फक्त म्हटल्यानंतर बाकी मॅन्युफॅक्चरिंग आमच्याकडे. एक आमची सोलरची कंपनी आहे, ते पंप असतात ना सोलर पंप फार्मरचे, तर त्यांना ते आपण पंप सोलर सिस्टम लावून देतो. इलेक्ट्रिसिटीवर ते चालतात, सोलरची इलेक्ट्रिसिटीवर. अजून नाही असं छोटे मोठे कंपन्या पास. आता ते त्या योजनेमध्ये 150 कोटीची ऑर्डर मिळाली. तिथे आता टायमिंग पण असं काही नाही, 8 ते 2 टायमिंग असतात. ते फक्त जाऊन देखरेख करून यायचं. सिनियर आहे मी सीए करायचं फक्त नाही करतो, ठीक, तरी काय करू शकतो. चार्टर्ड अकाउंटंट एवढंच आहे माझा अनुभव. म्हणजे या फील्डमध्ये जास्त जे त्यामध्ये जीएसटी,
बँकिंग याच्यात खूप करतो. मी बँकेचे ऑडिट बिडिट केले, बँकेच्या मॅनेजरला एक दिवस घरी घालून टाकलं. ओके यस, क्या होता है R1 R2 R3 बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ इसके बारे में. यस, क्या बताया था? अभी वो जेरॉक्स कंपनी में ऑर्डर दिया था, वहां से बताऊं? नहीं, उतना पीछे भी नहीं जाना है. फिर से 2 लेक्चर लेने पड़ेंगे फिर आगे. तो शुरुआत में वो उन्होंने एक R1 जो चालू किया था वो खाली फाइनेंस मॉडल था. ओके यस, ठीक है. तो देखो R मीन्स क्या है यहाँ पे. फर्स्ट तो R मीन्स यहाँ पे रियल टाइम. R मीन्स क्या है यहाँ पे? रियल टाइम. ओके, R मीन्स रियल टाइम और 1 मीन्स क्या है यहाँ पे फिर? 1 टीयर. ओके, R मीन्स रियल टाइम, 1 मीन्स 1 टीयर. उसी तरह से R2 मतलब क्या है फिर? R मीन्स 1 सॉरी R मीन्स रियल टाइम, 2 मीन्स 2 टीयर. ओके, और ये 1 टीयर में इसमें क्या है फिर? तो देखो ये किस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इसे? इस तरह से. ये रहेगा आपका R1. ओके, ये देखो ये एसीपी के क्या है? वर्जन्स भी है और इसे क्या कहा जाता है? एसीपी का R3 आर्किटेक्चर भी कहा जाता है. ओके, इसे क्या कहा जाता है फिर? वर्जन्स भी कहा जाता है एसीपी के, या एसीपी का R3 आर्किटेक्चर. राइट. तो देखो R मीन्स क्या है फिर यहाँ पे? रियल टाइम. रियल टाइम का मतलब क्या कि डेटा जो है इस सॉफ्टवेयर में जो डेटा आप रिकॉर्ड करते हो वो डेटा कैसा रहेगा आपका? रियल टाइम डेटा. रियल टाइम डेटा क्यों कहते हैं आप इसे, या क्या होता है एग्जैक्टली रियल टाइम डेटा मतलब? रियल टाइम मींस आज का जो रिकॉर्डिंग है वो आज ही की है. हाँ, अभी का जो रिकॉर्ड है अभी दिखेगा आपको. फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या होगा? 2 यूजर से मान लो, यूजर ए और यूजर बी. ये 2 यूजर है और ये दोनों भी एक ही सर्वर पे मान लो वर्क कर रहे हैं. राइट. इसमें से फर्स्ट यूजर क्या करता है? मान लो ये फर्स्ट यूजर किसी वेंडर से कोई प्रोडक्ट परचेस कर लेता है. राइट. और इसके बाद ये जो यूजर है मतलब ये जो बी यूजर है वो क्या करेगा? उसकी एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड करेगा कि कितने अमाउंट का प्रोडक्ट उसने लिया है, किस वेंडर से लिया है. वो क्या करेगा? सिस्टम में रिकॉर्ड करेगा वो एंट्री. सेम टाइमिंग में जब ये यूजर एंट्री रिकॉर्ड करेगा तो वो सेम टाइमिंग में सेकंड यूजर जो है वो एंट्री देख पाएगा कि इस यूजर ने कौन सी एंट्री रिकॉर्ड की है. मतलब डेटा जो भी रहेगा इसमें डेटा क्या रहेगा? रियल टाइम. ओके, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? R1. ओके, अभी ये R1 R2 R3 क्या है ये और डिटेल में देखते हैं. राइट. तो देखो R1 मीन्स क्या रहेगा? R1 मतलब क्या है यहाँ पे फिर? ये R मीन्स रियल टाइम, 1 मीन्स 1 टीयर, या उसे लेयर भी कह सकते हैं, 1 टीयर या 1 फर्स्ट लेयर. तो देखो इसमें क्या होता है? लेयर जो होते हैं या 1 टीयर, ये टीयर जो होते हैं क्या होते हैं एग्जैक्टली? ये देखो यहाँ पे क्या रहेगा फिर? ये R1 मीन्स क्या है? ये 1 टीयर रहेगा. कौन सा टीयर है फिर? ये प्रेजेंटेशन. राइट. ये कौन सा टीयर रहेगा? सिर्फ 1 टीयर जो ये कौन सा है? प्रेजेंटेशन. ओके, ये क्या है? प्रेजेंटेशन. इसके बाद R2 मीन्स क्या है फिर? जो ये सेकंड वर्जन जो इन्होंने लॉन्च किया तो ये 2 टीयर आर्किटेक्चर था. इसमें क्या था? 2 टीयर आर्किटेक्चर था. कैसे? तो इसमें देखो क्या क्या था इसमें प्रेजेंटेशन लेयर भी था और इसमें एप्लीकेशन लेयर भी था. ओके, जो सेकंड प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया था उसमें क्या था? प्रेजेंटेशन लेयर या प्रेजेंटेशन लेयर या उसके बाद एप्लीकेशन लेयर. तो इसमें से फर्स्ट देखो प्रेजेंटेशन लेयर जो होता है, ये प्रेजेंटेशन लेयर क्या होता है एग्जैक्टली? तो ये जो एसीपी का सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो तो वो सॉफ्टवेयर यूज करते समय यहाँ पे इस स्क्रीन पे जो भी चीजें आपको दिख रही है, ओके, इस स्क्रीन पे जो भी आपको दिख रहा है वो कहाँ पे आता है? आपका प्रेजेंटेशन लेयर. राइट. कहाँ पे आता है? ये प्रेजेंटेशन लेयर. राइट. ओके, तो देखो जब एसएपी लॉन्च हुआ था तो उस समय क्या था? सिर्फ उनका प्रेजेंटेशन लेयर था और बाकी की जो सर्विसेज थी जैसे डेटाबेस रहेगा आपका, मतलब डेटा जो स्टोर करते थे. यहाँ पे जब हमने एक एंट्री रिकॉर्ड की तो वो एंट्री का क्या हुआ? कुछ डेटा जनरेट हुआ. तो वो डेटा क्या किया जाता है? कहीं पे स्टोर किया जाता है, किसी डेटाबेस में स्टोर किया जाता है. राइट. तो इस पहले क्या होता था?
एसएपी का जो भी डेटा है वो एक थर्ड पार्टी कंपनी में डेटा उसका स्टोर किया जाता था। थर्ड पार्टी कंपनी कौन सी थी फिर यहाँ पे, DB2 या इसके अलावा IBM, ओके, IBM या जो ओरेकल है, ओके, इस कंपनी में वो डेटा स्टोर किया जाता था, राइट। लेकिन अभी जो डेटा स्टोर किया जाता है कहाँ पे किया जाता है, हाना में। तो देखते हैं आगे क्या होता है, राइट। तो R2 जो है, R2 में क्या था फिर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर, राइट। उसी तरह से R3 जो था, ये R3 में क्या है, R3 में 3 लेयर थे, ओके, 3 टियर आप उसे कह सकते हो, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और डेटाबेस। इस तरह से 3 लेयर थे इस R3 में, ओके। और देखो ये वर्क कैसे करता है फिर, देखो प्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है फिर, ये आपका प्रेजेंटेशन लेयर है। जब सॉफ्टवेयर ओपन करते हो आप, सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद जो आपको स्क्रीन दिखती है, तो उस स्क्रीन को क्या कहा जाता है, प्रेजेंटेशन लेयर। इसके बाद एप्लीकेशन लेयर, तो अभी ये एप्लीकेशन लेयर मतलब क्या होता है, ये विजिबल नहीं है, ओके, एप्लीकेशन लेयर ये विजिबल नहीं होता है। लेकिन इस एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, तो इसमें होते हैं सर्वर्स, ओके, मैसेजेस और प्रोग्राम्स। एप्लीकेशन लेयर में क्या रहेगा फिर, सर्वर्स, मैसेजेस और प्रोग्राम्स। देखो ये जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, तो ये सॉफ्टवेयर आप एक सर्वर के थ्रू यूज कर रहे हो। और कौन सा सर्वर है फिर, तो देखो लॉगिन करते समय मैंने कहाँ पे लॉगिन किया था, इसे इस सर्वर का यूज करके मैंने लॉगिन किया था। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको एक सर्वर। तो ये जो सर्वर्स होते हैं, या इसके अलावा आप जो भी एक्टिविटीज करते हो इस सॉफ्टवेयर में, तो वो एक्टिविटी करने के लिए कुछ प्रोग्राम बैकग्राउंड में रन होते हैं। वो जो प्रोग्राम्स है या जो मैसेजेस है, वो सभी कहाँ पे रहेंगे आपके, इस एप्लीकेशन लेयर में रहेंगे, ओके, यस। और इसके अलावा थर्ड है R3। R3 मतलब क्या है फिर, यहाँ पे R मीन्स रियल टाइम, 3 मीन्स 3 टियर, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन एंड डेटाबेस, ओके। और इसे ही क्या कहा जाता है, एसएपी का R3 आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। और ये जो R3 आर्किटेक्चर है, फिर ये R3 आर्किटेक्चर कैसे वर्क करता है यहाँ पे, तो ये दो हमने देखे, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन, राइट। इसके बाद जो डेटाबेस लेयर है, ये डेटाबेस लेयर किस लिए यूज किया जाता है, डेटा स्टोर करने के लिए, ओके। डेटाबेस लेयर किस लिए होता है, ये डेटा स्टोर करने के लिए। और ये सभी ये जो R3 आर्किटेक्चर है, ये क्या करते हैं, एक साथ मिलकर ये वर्क करते हैं, तब जाकर आपका एसएपी का सॉफ्टवेयर ये वर्क होता है। अभी हम जो यूज कर रहे हैं, वैसे तो हम R3 यूज नहीं करने वाले, हम कौन से यूज करने वाले, S4HANA। लेकिन S4HANA का इवैल्यूएशन कैसे हुआ, क्यों जरूरत पड़ी इस S4HANA को लाने की, वो भी आपको समझना पड़ेगा, राइट। तो देखो इसमें वर्क कैसे होता है, तो सबसे पहले देखो एज अ यूजर आप कहाँ पे हो, यहाँ पे, ओके। एज ए यूजर आप कहाँ से सॉफ्टवेयर यूज करोगे, इस प्रेजेंटेशन लेयर से आप वो सॉफ्टवेयर यूज करोगे, राइट। जो भी आपको डेटा रिकॉर्ड करना है, जैसे हमने अभी एक एंट्री रिकॉर्ड की उसमें, तो वो एंट्री हमने कहाँ पे रिकॉर्ड की, प्रेजेंटेशन लेयर में। और जब वो एंट्री हमने रिकॉर्ड की, तो वो रिकॉर्ड कहाँ पे गया, आपका डेटाबेस में, राइट। और उसी के अगर आपको रिपोर्ट देखने की, एग्जैक्टली आपने जो एंट्री रिकॉर्ड की थी, वही एंट्री अगर आपको देखनी है, तो उस समय आप क्या करोगे, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भेजोगे। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ कमांड रन करनी पड़ेगी, एक आपको इनपुट देना पड़ेगा, उस इनपुट के बेसिस पे आपको रिपोर्ट मिलेगा, राइट। तो देखो वो इनपुट भी आप कहाँ से दोगे, इस प्रेजेंटेशन लेयर से। लेकिन देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो आपका एप्लीकेशन लेयर है, ये एप्लीकेशन लेयर कनेक्ट होता है यहाँ पे आपके प्रेजेंटेशन लेयर को, राइट। और सेम ये एप्लीकेशन लेयर जो है आपका, ये यहाँ पे कनेक्ट होता है डेटाबेस से भी, राइट। और जो आपका ये एप्लीकेशन लेयर है, ये एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, यहाँ पे एज अ ब्रिज वर्क करता है बिटवीन प्रेजेंटेशन लेयर एंड डेटाबेस लेयर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जब भी यूजर प्रेजेंटेशन लेयर से कोई एंट्री रिकॉर्ड करता है, तो वो एंट्री एक सर्वर के थ्रू वो जाती है आपकी एक डेटाबेस में। मतलब देखो ये जो सर्वर आप यूज कर रहे हो यहाँ पे, ओके, इस सर्वर के थ्रू जो आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो ये सर्वर क्या किया जाता है, एक डेटाबेस से कनेक्ट किया जाता है, ओके। वो सर्वर का क्या किया जाता है, उसे एक डेटाबेस लेयर के साथ या एक डेटाबेस के साथ उसे कनेक्ट किया जाता है। और इससे क्या होता है फिर, जब भी यूजर कोई वो सर्वर जो है, सेम आपका एप्लीकेशन लेयर में जो सर्वर था एक, उसका यूज करके यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर में उसका यूज करके जब भी कोई एंट्री रिकॉर्ड करता है, तो वो एंट्री आपके इस एप्लीकेशन लेयर के थ्रू वो जाती है आपकी डेटाबेस,
ओके, वो डेटा कहाँ पे जाएगा आपका, एप्लीकेशन लेयर के थ्रू वो जाएगा डेटाबेस लेयर में, मतलब डेटाबेस में वो डेटा आपका स्टोर होगा, राइट। और इसके बाद जब इस यूजर को कोई रिपोर्ट्स देखने होते हैं, जैसे मान लो आपको क्या करना है, मंथ एंडिंग में आपको रिपोर्ट देखने की वेंडर की आउटस्टैंडिंग कितनी है, ओके, या ड्यू डेट आपको देखने की कितने वेंडर की ड्यू डेट आ रही है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, ऑब्वियसली एक रिपोर्ट आप देखोगे, राइट। रिपोर्ट आपको कहाँ पे चाहिए, इस स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन लेयर पे आपको रिपोर्ट चाहिए, लेकिन क्या डेटा यहाँ पे होता है कि आपका वो रिपोर्ट यहाँ पे रहेगा, क्या नहीं रहेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ से इस प्रेजेंटेशन लेयर से एक कमांड आप रन करोगे, एक प्रोग्राम आप रन करोगे, और वो प्रोग्राम रन होगा आपका फिर यहाँ पे, ये जो एप्लीकेशन लेयर है, इस एप्लीकेशन लेयर में एक प्रोग्राम रन होगा, और ये प्रोग्राम क्या करेगा, फिर जो आपने इनपुट दिया है, जो डेटा आपको चाहिए, वो डेटा वो प्रोग्राम चेक करेगा। पहले ये प्रोग्राम जो यहाँ पे रन होने वाला है आपका, ये प्रोग्राम क्या करेगा, यहाँ पे जो आपने रिक्वेस्ट किए, जिस डेटा के लिए आपने रिक्वेस्ट किए, वो डेटा इस डेटाबेस में अवेलेबल है या नहीं, वो चेक करेगा यहाँ पे प्रोग्राम। और अगर यहाँ पे आपको इस डेटाबेस में वो डेटा मिलता है, तो सेम वो प्रोग्राम क्या करेगा, यहाँ पे इस डेटाबेस में से वो डेटा लेगा और वो डेटा आपको दिखाएगा यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर। तो इस तरह से जो है ये R3 सिस्टम वर्क करता है। ओके, अभी हम R3 तो यूज नहीं करने वाले, वर्जन हम R3 नहीं यूज करने वाले, लेकिन जो कंसेप्ट है इस R3 की, ये अभी भी एसीपी में वर्क करती है। डेटा जो ये जो वर्क होता है आपका, ये कैसे रहेगा, अभी भी सेम ही रहेगा। प्रेजेंटेशन लेयर से यूजर सॉफ्टवेयर यूज करेगा, वो एप्लीकेशन लेयर के थ्रू डेटा स्टोर करेगा डेटाबेस में। ये कंसेप्ट यहाँ पे अभी भी सेम रहेगी, राइट। और इसके बाद देखो अभी R3, ये क्लियर R3 का यहाँ तक। R3 को क्या कहा जाता है, टेक्निकल आर्किटेक्चर भी कहा जाता है एसीपी का। ओके, दो आर्किटेक्चर होते हैं, एक टेक्निकल आर्किटेक्चर, दूसरा होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट आर्किटेक्चर। लेकिन वो अभी नहीं देखेंगे, अभी हमने कौन सा देखा था, टेक्निकल आर्किटेक्चर। जब हम आगे जाएंगे तो उस समय मैं आपको बताऊंगा कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट आर्किटेक्चर एग्जैक्टली क्या होता है और उसका यूज और कहाँ पे किया जाता है। ओके, यस। और देखो इसके बाद R3 के बाद एसीपी ने क्या किया था, फिर 2004 में इन्होंने लॉन्च किया था ECC। सुना होगा, नहीं सुना है, आपने सुना है, बताओ क्या होता है, क्या है एसीपी का फुल फॉर्म, सॉरी ECC का। देखो ये ECC क्या है, ये एक अपडेटेड वर्जन है किसका, R3 का। ओके, R3 का अपडेटेड वर्जन कौन सा है, ECC। और ECC का मतलब क्या है, फिर यहाँ पे एंटरप्राइज सेंट्रल कंपोनेंट। ओके, ECC मतलब क्या है, एंटरप्राइज सेंट्रल कंपोनेंट। ओके, और देखो ये जो ECC की सीरीज थी, फिर इस ECC के सीरीज में कंपनी ने बहुत सारे वर्जन्स लॉन्च किए, राइट, बहुत सारे वर्जन्स लॉन्च किए इस सीरीज में। लेकिन इसमें से लास्ट वर्जन जो था वो कौन सा था, ECC 6.0। ओके, इस सीरीज में लास्ट वर्जन कौन सा था, ECC 6.0, ये लास्ट वर्जन था। और इस वर्जन के बाद क्या किया, फिर एसीपी ने कंप्लीटली न्यू अपडेट लाना उन्होंने स्टॉप किया था, लेकिन अपडेट की जगह पे उन्होंने क्या किया था, इनहांसमेंट पैकेजेस लॉन्च किए थे। ओके, मतलब जितनी कंपनी को रिक्वायरमेंट है, जिस बिजनेस एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ उतनी ही बिजनेस एक्टिविटी उन्होंने इंप्रूव की, मतलब एक इनहांसमेंट पैकेज के थ्रू उन्होंने वो दी, राइट। पहले इससे पहले क्या होता था कि वो कंप्लीटली वर्जन अपडेट कर देते, और इससे क्या होता था, फिर उस मतलब एसीपी कंपनी के जितने भी कस्टमर्स है, उन सभी कस्टमर को वो अपडेटेड वर्जन इंस्टॉल करना पड़ता था, और इससे जो उनकी कॉस्ट है, वो कॉस्ट जो कस्टमर की बढ़ जाती थी। और उन्हें कई बार क्या होता था कि जो फीचर उन्होंने अपडेट किया है न्यू वर्जन में, उस वर्जन की उन्हें जरूरत भी नहीं पड़ती थी, लेकिन फिर भी उन्हें अप टू डेट रहने के लिए उन्हें वो इंस्टॉल करना पड़ता था, राइट। इसीलिए फिर एसीपी ने क्या किया, यहाँ पे कंप्लीटली वर्जन न्यू अपडेट न करके उन्होंने क्या किया, इस तरह से इनहांसमेंट पैकेजेस रिलीज किए। और ये इनहांसमेंट पैकेजेस उन्होंने रिलीज किए थे 7, EHP1 to EHP7, ये सभी इनहांसमेंट पैकेजेस उन्होंने लॉन्च किए थे। और इसमें से जो ये लास्ट इनहांसमेंट पैकेज लॉन्च हुआ था, तो ये कब हुआ था, फिर ये हुआ था 2009 में। ओके, लास्ट इनहांसमेंट पैकेज जो लॉन्च किया था ECC की सीरीज में, EHP7, ये लॉन्च किया था 2009 में, राइट। और इसके बाद जो है, फिर इसके बाद क्या किया एसीपी ने,
इस एसीसी के सीरीज में न्यू अपडेट लाना एसएपी ने स्टॉप किया, राइट। एसीसी के सीरीज में न्यू अपडेट लाना एसीपी ने कब स्टार्ट किया था? 2009 में, राइट। और जब ये स्टॉप किया है उन्होंने, तो इसके बाद क्या किया था? 2010 में एसीपी ने हाना लॉन्च किया। सुना है हाना? यस, सुना होगा ना? नहीं सुना है? क्या सुना है इसके बारे में? ओके, क्या सुना है? नेम, ठीक है, नेम सुना है, लेकिन कुछ तो सुना होगा उसके बाद कि ये क्या होता है एग्जैक्टली, किस लिए होता है? कुछ भी नहीं। ओके, तो देखो हाना ये क्या है? ऐसे हाना ऐसे नहीं। ओके, ये हाना क्या है? एक डेटाबेस है। ओके, हाना क्या है यहाँ पे? ये डेटाबेस। और यहाँ पे हाना का फुल फॉर्म क्या है? ये हाई एनालिटिक्स। इस हाना का फुल फॉर्म क्या है? हाई एनालिटिक्स। बड़ी कंपनी के लिए आजकल launch किया जाता है। हाँ, वो देखते हैं, आगे देखते हैं, राइट। देखो हाना का मतलब क्या है यहाँ पे? हाई एनालिटिक्स। और ये हाना जो है ये क्या है? एक डेटाबेस है। हाना क्या है ये? इट इज अ डेटाबेस। जो एस4 हाना आप कहते हो वो अलग है, वो डिफरेंट है। सिर्फ हाना ये डिफरेंट प्रोडक्ट है, और ये एस4 हाना ये डिफरेंट प्रोडक्ट है। देखो हाना कब लॉन्च हुआ था? 2010 में। एस4 हाना कब लॉन्च हुआ है? 2015 में। कब लॉन्च हुआ था ये? 15 में लॉन्च हुआ है। कितने साल हो रहे हैं अभी? 9 साल हो रहे, 9 ईयर, मतलब बहुत दिन हो गए। 9 साल बहुत होते, ये भी नया चालू करो। लेकिन अभी फिर भी लेटेस्ट ही है। ओके, उसमें अभी वर्जन्स अपडेट हो रहे हैं हर साल, जो है उसमें वर्जन्स आते हैं। दो होते हैं उसमें भी, ऑन प्रेमाइसेस एंड क्लाउड होते हैं। क्लाउड के लिए 2 वर्जन्स आते हैं हर साल, और ऑन प्रेमाइसेस के लिए एक आता है। अभी लास्ट जो आया था 2023 का, वो सितंबर में आया था। ओके, तो हाना क्या है यहाँ पे? डेटाबेस है। S4 हाना जो है, ये S4 हाना क्या है? एक ERP है। S4 हाना क्या है? ERP। S4 हाना क्या है? ये ERP सॉफ्टवेयर किस लिए यूज किए जाते हैं? किस लिए यूज किए जाते हैं? हाँ, कंपनी के अंदर जो रिसोर्सेस होते हैं वो मैनेज करने के लिए। और ये जो डेटाबेस है, डेटाबेस किस लिए यूज किए जाते हैं? फिर डेटा स्टोर करने के लिए। तो इसीलिए याद रखना, हाना ये एक डिफरेंट प्रोडक्ट है। हाना यूज किया जाता है डेटा के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए। S4 हाना यूज किया जाता है कंपनी के रिसोर्सेज मैनेज करने के लिए। ऐसे बहुत सारे न्यू फीचर्स भी इस S4 हाना में अवेलेबल है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे आगे। ओके, तो देखो इससे पहले क्या होता था? जब एसीसी जो था, या 2010 से पहले क्या होता था? एसएपी के कस्टमर जो थे, जो भी कस्टमर एसएपी का सॉफ्टवेयर यूज करते थे, उन सभी का डेटा जो है, डेटा कौन सा? कस्टमर रिलेटेड, मटेरियल, वेंडर, या इसके अलावा जनरल लेजर का डेटा आपका, या प्रोडक्शन का जो डेटा है, वो सभी डेटा कहाँ पे स्टोर किया जाता था? इस डेटाबेस में स्टोर किया जाता था। मतलब थर्ड पार्टी डेटाबेस में स्टोर किया जाता था। और थर्ड पार्टी डेटाबेस कौन से थे फिर? डीबी, ये कंपनी है। ओके, उसके बाद आईबीएम, ओरेकल। ओके, इस थर्ड पार्टी कंपनी के डेटाबेस में इस ईसीसी का डेटा स्टोर किया जाता था। लेकिन जब मार्केट में S4 हाना लॉन्च किया एसएपी ने, तो उसके बाद क्या हो रहा था कि इस एसीसी का डेटा जो है ये भी हाना की डेटाबेस पे ये स्टोर किया जाता था। ओके, और ये हाना क्या है? एक इन मेमोरी डेटाबेस है। और इन मेमोरी डेटाबेस होने की वजह से एज कंपेयर टू अदर, मतलब ये क्या है? ये क्लासिकल डेटाबेस है। ये क्या है? ट्रेडिशनल डेटाबेस आप इसे कह सकते हो। ओके, ये ट्रेडिशनल डेटाबेस है। और हाना क्या है? ये इन मेमोरी डेटाबेस है। ओके, और इन मेमोरी डेटाबेस होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है? जो स्पीड आपको चाहिए, मतलब ट्रांजैक्शन प्रोसेस करते समय, मतलब डेटा आप सेव कर रहे हो, या कोई रिपोर्ट आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो डेटाबेस से, रिपोर्ट आप जब देख रहे हो, तो उस समय क्या होता है? थोड़ा सा सिस्टम लोड लेती है, राइट। और अगर आपका डेटा इस डेटाबेस में स्टोर है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही, ज्यादा ही थोड़ा सा लोड लेती है। उसी जगह पे अगर आप यूज कर रहे हो हाना डेटाबेस, तो वहां पे यहाँ पे क्या होगा? फास्ट प्रोसेसिंग होगी। जो भी आपको रिपोर्ट्स निकालने हैं, या जो भी एमआरपी वगैरह आपको रन करनी है, या बैलेंस कैरी फॉरवर्ड की जो प्रोसेस आपको करनी है,
वो यहाँ पे फास्ट होती है। वही अगर आप इस डेटाबेस पे करने जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, राइट। अभी इसीलिए बहुत सारी कंपनीज क्या कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सभी कंपनीज, मतलब जितने भी कंपनीज अभी एसएपी यूज कर रहे हैं उसमें से ज्यादातर कंपनीज अभी हाना का डेटाबेस यूज कर रही है, या इसके अलावा कुछ अदर भी यूज करते हैं क्लाउड का। अगर वो यूज कर रहे हैं तो जैसे AWS क्लाउड है, अजूर है, उसके बाद गूगल क्लाउड है, और एसीपी का खुद का भी क्लाउड है। ये हाना जो ये क्या है, ये क्लाउड ही है, क्लाउड डेटाबेस ही है। ओके, यस। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, ये हाना जो है एस पर हाना मार्केट में लॉन्च करने की जरूरत क्यों पड़ी एसीपी को, क्योंकि देखो पहले क्या हुआ था, जब इन्होंने हाना डेटाबेस लॉन्च किया तो ये किस लिए किया था, इन्होंने परफॉर्मेंस के लिए। क्योंकि अगर एसीपी के कस्टमर देखोगे आप तो वर्ल्ड वाइड कस्टमर बहुत ज्यादा है एसीपी के, और डेटाबेस की वजह से फिर एसीपी के थोड़ा सा जो मतलब जो ट्रेंड था वो थोड़ा सा नेगेटिव में जा रहा था। इसीलिए एसीपी ने क्या किया था, आई थिंक गूगल के साथ पार्टनरशिप करके उन्होंने ये हाना डेटाबेस लॉन्च किया था 2010 में। ओके, और उसके बाद क्या हो रहा था, फिर ये जो एसीसी था, तो इस एसीसी का डेटा स्टोर किया जाने लगा था हाना के डेटाबेस पे। लेकिन इससे जो एक्सपेक्टेड स्पीड आपको मिलनी चाहिए थी, वो एक्सपेक्टेड स्पीड यहाँ पे नहीं मिल रही थी इस ईसीसी के वर्जन के लिए, राइट। तो इसीलिए फिर एसीपी ने क्या किया था, और एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था 2013 में। ओके, एक और प्रोडक्ट लॉन्च किया था 2013 में, किस लिए, क्योंकि ईसीसी का जो सॉफ्टवेयर था, इस ईसीसी के सॉफ्टवेयर का डेटा यहाँ पे जब आप स्टोर कर रहे थे हाना के डेटाबेस में, तो जिस तरह की एक्सपेक्टेड स्पीड चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। इसलिए उन्होंने एक क्या किया था, यहाँ पे एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था 2013 में, और वो प्रोडक्ट था बिजनेस सूट फॉर हाना। बिजनेस सूट फॉर हाना, ये क्या था, ईसीसी था, कंप्लीटली वो ईसीसी था। लेकिन उसके लिए सिर्फ क्या किया था, डेटाबेस जो है वो दिया था ये हाना का डेटाबेस, राइट। लेकिन यहाँ पे भी जो एक्सपेक्टेड स्पीड चाहिए थी, जिस तरह से परफॉर्मेंस मतलब एक्सपेक्टेड था, वो यहाँ पे भी नहीं मिल रहा था। और इसके अलावा देखो, ये जो प्रोडक्ट डिजाइन किया था, ये जो ईसीसी प्रोडक्ट डिजाइन किया था, ये कब डिजाइन किया था, 2004 में, राइट। और इसीलिए जो मार्केट की न्यू टेक्नोलॉजी जो है, न्यू टेक्नोलॉजीज भी ये सॉफ्टवेयर जो है, मतलब इस सॉफ्टवेयर में या इस वर्जन में न्यू टेक्नोलॉजी जो है उसका भी आप यूज नहीं कर पा रहे। न्यू टेक्नोलॉजीज कौन सी है फिर अभी मार्केट में, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज कौन सी है, पिछले एक डेकेड से कौन सी टेक्नोलॉजी ट्रेंडिंग में ज्यादा। फर्स्ट पिछले 10 साल पहले अगर आप देखोगे, या 15 या 13 के बीच में अगर आप देखोगे, 2013 या 12 के बीच में, तो उस समय क्या था, जो ब्लॉकचेन है, सुना होगा आपने, ब्लॉकचेन सुना या नहीं, क्रिप्टो सुना है, क्रिप्टो करेंसी सुना है। क्रिप्टो करेंसी बनाने के लिए क्या किया जाता है, ब्लॉकचेन का यूज किया जाता है, राइट। जैसे अभी अभी ट्रेंड में क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, एआई अभी ट्रेंड में। इसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो भी ट्रेंडिंग में। तो ये जो न्यू टेक्नोलॉजीज है, जैसे आपकी ब्लॉकचेन होगा, या इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो ये जो न्यू टेक्नोलॉजीज है, इन न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज आप यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में नहीं कर सकते थे। जैसे अगर आप अभी अगर देखोगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके क्या कर रहा हो, बहुत सारी बिजनेस प्रोसेसेस जो आप ऑटोमेट कर रहे हो, राइट। या इसके अलावा अगर आप देखोगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब क्या होता है एग्जैक्टली पता है, आईओटी सुना है कहीं पे, मे भी नहीं सुना होगा आपने, राइट। लेकिन आईओटी मतलब क्या होता है, जो आप देख रहे हो ना, जैसे ओला, ओला ने क्या किया है, उनकी जो स्कूटी है उस पे क्या किया है, वो डिजिटल बोर्ड उन्होंने लगाया है, उस पे सॉन्ग्स भी आप चला सकते हो, मैप भी आप देख सकते हो। तो ये एक तरह से क्या है, आईओटी डिवाइस है, वो क्या है, एक तरह से आईओटी डिवाइस है। इसके अलावा आपकी जो डिजिटल वॉचेस होती है वो भी क्या है, आईओटी डिवाइसेस है। तो इस तरह के जो डिवाइसेस होते हैं, वो डिवाइसेस में आप इस सॉफ्टवेयर का यूज नहीं कर सकते थे, या मतलब इसका कोई भी दूर दूर तक संबंध नहीं आता था, राइट। लेकिन अगर आप देखोगे तो देखो, आपकी जो मतलब फोर व्हीलर होती है, फोर व्हीलर के साइड में देखो, ड्राइविंग के साइड में एक डिस्प्ले होता है, राइट। तो अभी ये जो एसीपी है, ये जो S4 आना है, तो आप वो व्हीकल चलाते समय भी यूज कर पाओगे, इतना एडवांस ये इन्होंने डेवलप किया है,
मतलब पहले क्या होता था, एसीसी का जो प्रोडक्ट है ये आप मोबाइल पे नहीं चला सकते थे, टैबलेट पे नहीं चला सकते थे, आप कहाँ पे चला सकते थे उसे, सिर्फ लैपटॉप या डेस्कटॉप पे आप उसे चला सकते थे। लेकिन अभी S/4HANA जो है, S/4HANA आप जैसे मैंने आपको बताया कि जो IoT डिवाइसेस होते हैं उस पे भी चला सकते हो, उसमें से कुछ डिवाइसेस पे चला सकते हो। इसके अलावा मोबाइल, लैपटॉप, टैब, इन सभी डिवाइसेस पे आप ये S/4HANA यूज कर सकते हो, राइट। और देखो यहाँ पे क्या हुआ था, फिर ECC में ये सभी चीजें जो है आप नहीं कर सकते थे, मतलब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप यूज इसमें नहीं कर सकते थे, मतलब उतना इफेक्टिवली नहीं कर सकते थे। और इसके बाद जो क्लाउड था, क्लाउड अभी मार्केट में अगर आप देखोगे तो क्लाउड भी बहुत ट्रेंडिंग में, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह पे अभी क्लाउड यूज किया जाता है डेटा स्टोर करने के लिए। लेकिन इस सॉफ्टवेयर का डेटा कहाँ पे स्टोर किया जाता था, इन क्लासिकल डेटाबेस में, इस ट्रेडिशनल डेटाबेस में इसका डेटा स्टोर किया जाने लगा। और अभी डेटा स्टोर करने के लिए क्या यूज किया जाता है, क्लाउड। तो ये जो ECC का सॉफ्टवेयर था वो उतना कंफर्टेबल नहीं था, जो न्यू टेक्नोलॉजी है उनके लिए वो कंफर्टेबल नहीं था। इसीलिए एसीपी को क्या करना पड़ा, यहाँ पे कंप्लीटली एक न्यू प्रोडक्ट उन्हें डिजाइन करना पड़ा। अभी आपने बहुत बार सुना होगा कि S/4HANA जो है, ये S/4HANA क्या है, एक अपडेटेड वर्जन है, ऐसा आपने सुना होगा। ECC का अपडेटेड वर्जन है ऐसे आपने सुना होगा, राइट। लेकिन ये S/4HANA जो है ये सिर्फ अपडेटेड वर्जन नहीं है, ये क्या है, एक कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट है एसीपी का, ओके। और इसीलिए इसे नेम क्या दिया है, S/4HANA। ये नेम क्या है एग्जैक्टली, ये क्या इंडिकेट करता है, यस मींस क्या होता है, ये बिजनेस स्वीट, फोर मींस फोर्थ जनरेशन, HANA मींस हाई एनालिटिक्स। S/4HANA का फुल फॉर्म क्या है, बिजनेस स्वीट फोर्थ जनरेशन हाई एनालिटिक्स। और देखो फोर्थ जनरेशन इसे नेम क्यों दिया है, फिर ये क्योंकि देखो ये क्या है, आपका फोर्थ जनरेशन का सॉफ्टवेयर है, ये एसीपी का फोर्थ जनरेशन का सॉफ्टवेयर है। क्यों, क्योंकि देखो ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट जनरेशन, ओके। ये जो आर की सीरीज है, ये आर की सीरीज कौन सी है, ये फर्स्ट जनरेशन के, ओके। R1 R2 R3 ये क्या है, फर्स्ट जनरेशन। उसके बाद ECC सेकेंड जनरेशन, उसके बाद S/4HANA थर्ड जनरेशन, और ये था फोर्थ जनरेशन। ये फोर्थ जनरेशन का प्रोडक्ट है, इसलिए उन्होंने नेम क्या दिया इसे, बिजनेस स्वीट फोर्थ जनरेशन हाई एनालिटिक्स, ओके। क्लियर यहाँ तक। एसएपी के वर्जन्स कब रिलीज हुए थे, कैसे रिलीज हुए थे, वो क्यों जरूरत पड़ी रिलीज करने की, यहाँ तक क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन अगर हो तो पूछ सकते हो। इसके बाद आगे का जो है, अभी आगे क्या देखना है हमें, डिफरेंस कि ECC और जो S/4HANA है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली, ये हमें देखना है, ठीक है। अगर कोई प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट उन्होंने ये डिजाइन किया है S/4HANA, तो इसमें ऑब्वियसली क्या होगा, कुछ डिफरेंस होगा। ECC में और S/4HANA में ऑब्वियसली कुछ डिफरेंस होगा। तो ऐसे मेजर डिफरेंसेस क्या क्या है ये हम देखेंगे, लेकिन ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीक, ओके। तो एक वीक है आपके पास, जितना हो सके आप देख लो एग्जैक्टली इसमें डिफरेंस क्या क्या है, और बाकी का तुम बताओ, ओके। नेक्स्ट वीक अभी ये इसको खाना में ना क्लाउड या AI वगैरह जो यूज कर रहे हैं, तो इससे डेटा लीक होने का चांसेस, सिक्योरिटी भी वैसे इंप्रूव की है ना फिर। अभी जैसे देखो HANA डेटाबेस जो इन्होंने लॉन्च किया, तो ये सिक्योरिटी का भी एक मेन रीजन है इसके पीछे। क्योंकि देखो पहले क्या होता था, एक थर्ड पार्टी डेटाबेस में एसएपी का डेटा स्टोर किया जाता था, राइट। मतलब जिस तरह से सिक्योरिटी चाहिए थी वो नहीं मिलती थी, डेटा लीक होता था या डेटा डिलीट होता था, और एसएपी के कस्टमर बेस जो था वो बहुत ज्यादा था, इसीलिए इन्हें ये डेटाबेस रिलीज करने की जरूरत पड़ी। और अभी अगर आप HANA में देखोगे तो HANA में जैसे मतलब ये जो चीजें आप न्यू टेक्नोलॉजी जैसे यूज कर रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, तो इस तरह के मतलब उस तरह की चीजों से बचने के लिए सिक्योरिटी भी उस तरह से इम्प्रूव की है, राइट। ठीक है। और कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चंस अगर हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, क्लियर फिर यहाँ तक। यस मलाइका।
क्लियर? ठीक है, फिर बाकी देखते हैं हम नेक्स्ट वीक में। और नेक्स्ट वीक में लेक्चर आपका सेम टाइमिंग को रहेगा 6 PM। ओके, और तब तक ग्रुप में ऐड करने के लिए को आपके देख लो, अगर नेक्स्ट वीक तक होता है तो ठीक है ना, तो फिर से एक बार उन्हें रिमाइंडर दे देना।